एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी बर्ड के ऊपर, राइट। तो ये बर्ड है कौन? ये है स्काईलार्क। तो ये स्काईलार्क को आप देख लीजिए, इसी पे हम पूरा डेडिकेटेड जो वीडियो है आज का वो कवर करने वाले हैं। और मैंने माइक नहीं लगा रखा है, जो कि मैं हर वीडियो में यूजुअली भूल जाती हूँ और मुझे फिर बाद में याद आता है। तो चलिए, थोड़ा पहले ही जल्दी ही याद आ गया तो मैं इसको लगा लेती हूँ। हाँ जी, ठीक है। अब तो स्टार्ट करते हैं। ये आज हम पढ़ने वाले हैं किसका वर्क? शैली का वर्क कंप्लीट करने वाले हैं। शैली का हमने O2 वेस्ट विंड देखा है, उसके बाद आज हम उनका ये O2 स्काईलार्क देखने वाले हैं। ठीक, ये आप इस बर्ड को देख लीजिए। इस बर्ड को उन्होंने जो है वो ग्लोरीफाई किया है और इस बर्ड के बारे में उन्होंने सब कुछ बताया है कि कितना मधुर ये गाती है, कैसे ये रहती है, इसकी ब्यूटी, बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर की है। एक राजकुमारी से कंपेयर की है, रेनबो से कंपेयर किया है, मून से कंपेयर किया है, सन से कंपेयर किया है, सन की जो किरणें होती है उससे, और कंपेयर करके हर चीज से बेहतर किसको बताया है? इस स्काईलार्क को बताया है, इसकी मीठी सी आवाज को बताया है। तो आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और हम भी देख लेते हैं आखिर इस खूबसूरत सी ओड में लिखा क्या है, किस तरह से इसको जो है वो ग्लोरीफाई किया गया है। तो अगर बात करें इसके रिटन डेट की, तो जो इसकी रिटन डेट है वो है जून 1820। सैली रोट द पोम इन लिवोर्नो, Italy, after being inspired by the song of Skylark during an evening walk with his wife Mary Shelley. Mary Shelley के साथ वो अपनी इवनिंग वॉक पे गए हुए थे और वहां पर उन्होंने स्काईलार्क का मीठा सा मधुर सा सॉन्ग सुना, जिसको सुनकर उनके अंदर इंस्पिरेशन आई इसके ऊपर एक वर्क लिखने की, कंप्लीट करने की। तो अगर बात करें कि इसको पब्लिश कब करवाया गया, तो ये पब्लिश हुआ 1820 में प्रोमीथियस अनबाउंड में। कहाँ पे? प्रोमीथियस अनबाउंड में, अ लिरिकल ड्रामा इन 4 एक्ट। ये कितने एक्ट में है? ये जो प्रोमीथियस अनबाउंड है ये 4 एक्ट्स में है विद अदर्स पोएम। इसमें और भी बहुत सारी जो पोम्स हैं वो दी हुई हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि जून 20 में लिखा गया, 1820 में, और उसके बाद फिर इसको क्या करवा दिया गया था? पब्लिश करवा दिया गया था प्रोमीथियस अनबाउंड में। आगे बात करते हैं अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि ये पोम कितने स्ट्रक्चर में है, तो ये टोटली जो है 21 स्ट्रक्चर की है। पोएम जो है थोड़ी बड़ी है, बड़ी इन द सेंस, लेकिन हाँ इतनी भी लेंदी नहीं जैसे कि और भी हमने पढ़ी है, क्योंकि इसकी जो लाइंस हैं वो छोटी छोटी हैं। लास्ट में एक जो 5वीं लाइन है वो थोड़ी बड़ी है, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। तो टोटल अगर बात करें तो टोटल 105 लाइंस इसमें दी हुई हैं। ठीक, 5 लॉन्ग जो है, 5 लाइन जो लॉन्ग है वो क्विंटेन में है। अब ये आपको मैं बताऊंगी कैसे, इसको मैं आपको नीचे क्लैरिफाई करूंगी। अगर बात करूं राइम स्कीम की, तो इसकी राइम स्कीम बन रही है ABABB। ठीक है, ABABB इसकी राइम स्कीम है। ओके, अगर बात करें फॉर्म्स की, तो ये एक ओड है, जैसे कि इसका नाम ही है O2 स्काईलार्क। तो ये ओड है, लिरिकल पोम है, और ये रोमांटिक लिरिकल पोएट्री के अंतर्गत आती है, जिसमें क्या है, जो एक्सप्रेस करता है डीप एडमायरेशन एंड वंडर को। ठीक, अब देखिए, ओड तो हमें पता ही है कि ओड हम स्टार्टिंग से जब हम ओड को पढ़ते हैं तो ओड को हम देखते हैं कि कौन जो है पिंडार ने ले आया था और पिंडार ने इसको ग्लोरीफाई किया था। तो अगर बात करें तो जो पिंडारिक ओड है या पिंडार के ओड पर इन्होंने रिलेटेड ओड नहीं लिखा है, जैसे कि पिंडार का या होरेश का जो ओड का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर पे नहीं लिखा है। इन्होंने ओड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और इन्होंने क्या किया है, ओड को मॉडिफाई करते हुए ये जो स्काईलार्क है उसको क्या किया है, प्रेज किया है, व्हाइल ऑल्सो मेडिटेटिंग ऑन ह्यूमन लिमिटेशन, कि ह्यूमंस की क्या लिमिटेशन है, किस तरह से वो लिमिटेशंस में बंधा हुआ है, उसको क्या किया है, बताया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अब ये जो पोम है इसको देखते हैं। ठीक, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इसमें जो है वो किस तरीके से जो है इसको ग्लोरीफाई किया गया है, किस तरह से इसके बारे में चीजें जो है वो बताई गई हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट स्ट्रेंजा है आपका, टोटल आपने देखा था कि 21 स्ट्रेंजा है इसमें, तो हमको सारा कुछ कवर करना है, लेकिन ये जो फर्स्ट स्ट्रेंजा है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, फर्स्ट स्ट्रेंजा है, हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट बट दाउ नेवर वर्ड दैट फ्रॉम हेवन और नेवर पोरेस्ट दाई फुल हार्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। अब अनप्रीमेडिटेटेड मतलब क्या होता है? जिसकी आपने
तैयारी ना की हो, जिसका आपने रिहर्सल ना किया हो, कोई ऐसा काम प्री मेडिटेटेड लिखा ना, प्री मेडिटेटेड मतलब होता है पहले से तैयारी करना किसी चीज की, लेकिन यहाँ पर है अनप्री मेडिटेटेड, यानी कि जिस चीज की पहले से तैयारी ना की गई हो, रिहर्सल ना किया गया हो, उस पर वर्क ना किया गया हो, तो वैसी एक कला के बारे में बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट, तुम्हारा स्वागत है हसमुख चिड़िया, तुम्हारा स्वागत है हसमुख चिड़िया, वर्ड दाउ नेवर आर्ट, तुम पक्षी तो कभी थी ही नहीं, तुम एक बर्ड तो कभी थी ही नहीं, दैट फ्रॉम हेवन और नियर, जो कि हेवन स्वर्ग से या फिर स्वर्ग के पास से कहीं आई हुई हो तुम। ठीक है, वो कहते हैं कि हे प्रसन्न आत्मा, किसको कहे हैं, स्काईलार्क को कह रहे हैं कि हे प्रसन्न आत्मा, तुम्हें मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे प्रसन्न आत्मा, खुश रहने वाली आत्मा, तुम्हें मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तुम असल में कोई साधारण पक्षी हो ही नहीं, नेवर वर्ट, यानी कि तुम कोई जैसे और पक्षी हैं, तुम उनकी तरह साधारण पक्षी नहीं हो, तुम मानो स्वर्ग से आई हुई कोई आत्मा हो। दैट फ्रॉम हेवन, यानी कि तुम क्या है, तुम मानो स्वर्ग से आई हुई कोई आत्मा हो, या फिर स्वर्ग के पास से आई हुई कोई आत्मा हो। ठीक, जो कि बिना तैयारी के अपने दिल में उमड़ते हुए जो उसकी भावनाएं हैं उनको गीतों के माध्यम से तुम क्या कर रही हो, गा रही हो। प्योरेस्ट दाई फुल हार्ट, यानी कि तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारे हृदय में जो भी चीजें हैं उनको तुम प्योरली क्या कर रही हो, इस प्योर हृदय की प्योर थॉट्स को तुम बिना रिहर्सल किए हुए गानों की तरह क्या कर रही हो, गा रही हो, गुनगुना रही हो, क्योंकि तुम्हारे सॉन्ग इतने अच्छे हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि तुमने इनके लिए कभी कोई तैयारी की होगी, कभी तुमने कोई रिहर्सल किया होगा। ये सारे गीत ऐसा लगता है मानो बिना तैयारी के ब्यूटीफुली जो है वो सिंग किए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। तो हे ब्यूटीफुल स्काई लार्क, हे हसमुख चिड़िया, मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और तुम क्या हो, एक प्योरेस्ट, एक प्योर आत्मा हो जो कहीं दूर हेवन से या हेवन के पास से आई हुई हो, तुम कोई साधारण चिड़िया नहीं हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रेंजा। अब हम चलते हैं स्ट्रेंजा नंबर सेकंड की तरफ। स्ट्रेंजा सेकंड में देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब ये जो पिक्चर्स दी हुई है ना, जो यहाँ पर मैंने इमेजेस आपके लिए लगाई हैं, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होगा, बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीजें आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस किस तरह से उन्होंने चीजें कही हैं। तो जब हम अपनी विजुअल इमेजरी को यूज करते हैं तो चीजें और ज्यादा ईजी हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ springest like a cloud of fire, the blue deep thou wingest, and singing still doth soar, and soaring even singest। अब अगर बात करें तो यहाँ पर आप पहले तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इस पूरी पोम में जो आपका सिमिली है उसका बहुत ज़्यादा यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने कंपैरिजन के लिए बार बार लगभग बहुत सारे स्टेंजाज में किसका यूज किया है, सिमिली का यूज किया है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर। ठीक, तो क्लाउड ऑफ फायर से इन्होंने क्या किया है, कंपेयर किया है किसको, स्काईलार्क को। तो यहाँ पर किसका यूज है, सिमिली का है, आप ध्यान रखोगे। अब आइए इसको पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो हो धरती से ऊपर और ऊपर उड़ती ही जा रही हो। क्या कर रही हो, हायर स्टिल एंड हायर, यानी कि तुम फ्रॉम अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, यानी कि पृथ्वी से, फ्रॉम अर्थ पृथ्वी से ऊपर और ऊपर, बहुत ऊपर तुम क्या कर रही हो, उड़ती ही जा रही हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने इमेज एक आपके लिए लगाई है और इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह बादलों के ऊपर ये जो स्काईलार्क है, ये जो चिड़िया है, ये क्या कर रही है, उड़ती हुई जा रही है। अब ये कैसे ऊपर उड़ रही है, तो इसको समझने के लिए उन्होंने बताया है कि इसकी ऊंचाई को आप समझ पाओ, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने कंपेरिजन किया और कहा है कि लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, जब भी आप आग लगाते हो तो उसका जो धुआं उठता है, मान लीजिए ये आग है, तो जो धुआं उठता है तो वो कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे ऊपर उड़ता हुआ आसमान में चला जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे आग का जो धुआं है आसमान में उठता हुआ चला जाता है, बिल्कुल उसी तरह तुम भी अर्थ से ऊपर ऊपर और ऊपर उड़ती हुई चली जा रही हो। तुम नीले आसमान में पंख फैलाकर क्या कर रही हो, उड़ रही हो। द ब्लू डीप द विंगेस्ट एंड सिंगिंग स्टिल दैट सोर, यानी कि ये जो ब्लू आसमान है इसमें तुम क्या कर रही हो, विंगेस्ट मतलब अपने पंख फैलाकर उड़ रही हो, और उड़ते उड़ते तुम क्या कर रही हो, निरंतर गाती जा रही हो। यानी कि तुम पृथ्वी से ऊपर और ऊपर, बहुत ऊपर उड़ती जा रही हो, और उड़ने के साथ ही साथ तुम क्या कर रही हो, गाती जा रही हो। तुम और ऊपर उड़ रही हो, तुम और गा रही हो, तुम और ऊपर उड़ रही हो, तुम और गा रही हो। तो सिंगिंग
सिंगिंग स्टिल डथ सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, यानी कि तुम्हारा गाना और उड़ना एक साथ हो रहा है, तो तुम इतनी ऊपर उड़ती जा रही हो। ये आपका स्ट्रेंजा जो है वो 2 है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो स्काई लार्क है वो आसमान में कितनी ऊंचाई तक उड़ रही है और उड़ने के साथ जो है वो सिंगिंग भी कर रही है। आइए थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। अब थर्ड स्टैंजा में उन्होंने क्या इमेज का, क्या इमेजरी का यूज किया है। उन्होंने यूज किया है कि जैसे कि जब आपका सेकंड सन होता है, यानी कि जब डूबता हुआ सूरज होता है, तो उस समय भी उसकी जो किरणें हैं वो आसमान से दूर नहीं रहती। यानी कि कभी आपने जब भी देखा होगा डूबते हुए सूरज को, तो आपने देखा होगा कि उसकी जो किरणें हैं वो जब ऊपर की तरफ उठती हैं, यानी ऊपर की किरणों से जब उसकी किरणें हैं उससे जो आसमान है, जब उनका रंग देखिए कितना कितना अलग सा होता है। बिल्कुल किस कलर का, बिल्कुल सुनहरे कलर का होता है, बिल्कुल ऑरेंजिस कलर का क्या होता है वो कलर हो जाता है। यानी कि उस समय भी जो सूरज है वो अपनी किरणों से क्या है आसमान पे प्रकाश डालता है। तो उसी तरह वो उसी से कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सेकंड सन, यानी कि सेकंड सन मतलब डूबता हुआ सूरज, तो डूबते हुए सूरज की गोल्डन लाइटनिंग में, सुनहरे प्रकाश में, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, जिसके प्रकाश से क्या हो रहे हैं, ये जो क्लाउड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्राइट कर रहे हैं, चमक रहे हैं, अलग अलग रंगों में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। Thou doth float and run like a unbodied joy whose race is just begin, तुम उसमें उड़ती हुई सी, बिल्कुल दौड़ती हुई सी दिख रही हो। ऐसा लग रहा है तुम उसमें बिल्कुल फ्लोट कर रही हो एंड रन कर रही हो, यानी कि उड़ रही हो और दौड़ रही हो, मानो कोई निराकार, यानी कि जिसका कोई आकार ही ना हो। अनबॉडीड, यानी कि बॉडी मतलब आपका शारीरिक होता है, अनबॉडीड मतलब निराकार, जिसका कि कोई आकार ना हो। तुम उस आनंद की हो, मानो कि कोई निराकार आनंद हो तुम्हारे पास, जिसकी यात्रा तुमने क्या की है, जस्ट बिगन, अभी अभी शुरू की है। तो समझ में आया इस रोशनी से उन्होंने किस तरह से कंपेयर किया है। उन्होंने बताया है कि जब सूरज डूबता है तो उसकी जो रोशनी होती है, डूबते हुए सूरज की किरणों से आसमान में जो रंग बिखर जाते हैं, उन रंगों में उससे क्या होता है, वो क्लाउड्स जो जब चमकीले से गोल्डन कलर के, ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, उन आसमानों के बीच मानो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल दौड़ती, फ्लॉन्ट करती, रन करती हुई दिखाई देती हो, जैसे कि तुम बिल्कुल निराकार खुशी तुम्हारे पास हो। और तुम क्या कर रही हो, तुमने अभी अपनी जस्ट अपनी जो रेस है, जो अपनी दौड़ है, जो अपनी उड़ान है, वो जस्ट तुमने अभी शुरू ही की है। तो ये आपका स्ट्रेंजा 3 हो गया। आगे बात करते हैं स्ट्रेंजा 4 की। इसमें देखिए क्या होता है। इसमें वो कहते हैं कि द पेल पर्पल इवन मेल्ट अराउंड द फ्लाइट लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन अ broad daylight, thou art unseen, but yet I heard thy shrill delight। आगे वो कह रहे हैं कि सांझ का हल्का बैगनी आसमान। अब ये देखिए मैंने कितनी ब्यूटीफुल से आपके लिए इमेज लगाई है, आप इतना बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि उन्होंने जो पोइट्री में कहा है वो चीज बिल्कुल यहाँ आपके सामने इमेज के माध्यम से प्रस्तुत है। अब ये देखिए सन जो है आपका वो डूब रहा है, तो आप देखिए सन जब डूबता है या उगता है, जो आसमान है वो स्पेशली डूबते हुए सन के साथ बहुत डिफरेंट जो रंग है वो क्रिएट करता है। कभी पूरा आसमान बिल्कुल मतलब ऑरेंज सा हो जाता है, कभी आपको पर्पल कलर दिखाई देता है, कभी स्काई ब्लू कलर दिखा देता है, कभी येलो कलर दिखाई देता है। तो इस तरह के कलर जो है वो आपको सूर्य की किरणों से जो बादल है, जो क्लाउड्स हैं, उसमें दिखाई देते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि सांझ का हल्का बैंगनी आसमान, कैसा हल्का बैंगनी, ये जो शाम का होता है, शाम में जो आसमान जो है वो सूर्य की किरणों से कैसा हो उठा है, बिल्कुल हल्का पर्पल कलर का। उस हल्के पर्पल कलर में तुम्हारी उड़ान के साथ घुलता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि तुम उड़ती जा रही हो, और ये जो पर्पल कलर है, जिस तरह से ये सूर्य जो है वो डूबता जा रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है तुम्हारी उड़ान के साथ ये जो कलर भी है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल घुलता सा जा रहा है। दिन में चमकते किसी तारे की तरह, जैसे दिन में जब आपकी जो मून हो गया आपका, या फिर आपके जो स्टार्स हैं, क्या वो आसमान से कहीं चले जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो दिन में भी जो है वो बिल्कुल रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आपके आसमान में ही रहते हैं, लेकिन जब सूर्य आ जाता है तो फिर वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, तो वही वो कह रहे हैं कि जिस तरह लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, जिस तरह स्वर्ग का जो स्टार है, जो सितारा है, इन द ब्रॉड डे लाइट दाउ आर्ट अनसीन, ये दिन में जो है दिखाई नहीं देता वो स्टार, बिल्कुल उसी तरह तुम भी क्या कर रही हो, दिखाई नहीं दे रही हो। क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? क्योंकि तुम जो है वो बहुत ऊपर, कहीं बहुत ऊपर जो है वो उड़ गई हो, बहुत ऊपर तुम आसमान में उड़ रही हो।
जैसे वो तारा दिखाई नहीं देता, उसी तरह तुम भी क्या है, दिखाई नहीं दे रही हो। तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो कैसी है, वो अनसीन है, ठीक। बट येट आई हियर द स्ट्रिल डिलाइट, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारे उल्लासपूर्ण गीतों की जो आवाज है वो सुन पा रहा हूं। भले ही तुम दिखाई नहीं दे रही हो, भले ही तुम्हारी उड़ान के साथ ये जो पर्पल आसमान है इसका रंग बिल्कुल जो है वो घुलता सा जा रहा है, यानी कि और लाइट होता जा रहा है। और ये जो स्टार ऑफ हेवन है, जैसे ये दिन में दिखाई नहीं देता, ये स्टार रहता भले है लेकिन दिखता नहीं है, बिल्कुल उसी तरह तुम भी हो इस आसमान में ही उड़ रही हो, लेकिन दिख नहीं रही हो क्योंकि तुम इतनी ऊंचाई पर जा चुकी हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी ये जो आवाज है, ये जो स्ट्रिल्ड लाइट है, ये जो तुम्हारी मधुर सी आवाज है, खुश करने वाली जो आनंददायक ये तुम्हारा गीत है, इसको मैं क्या कर पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं। तो ये हो गया आपका स्ट्रंजा 4। इसमें इन्होंने जो है वो आपका शाम के आसमान में जिस तरह से रंग होते हैं, जिस तरह से स्टार्स नहीं दिखता, उस तरह से उन्होंने इसको क्या किया है, बताया है कि स्काई लार्क भी बिल्कुल उसी तरह से है, हमें दिखती नहीं है लेकिन फिर भी हमें उसकी प्रेजेंस महसूस होती है थ्रू सॉन्ग। जो वो गाने गाती है, जो वो गीत गाती है, उसके माध्यम से हमें उसकी प्रेजेंस का पता चलता रहता है और उसके जो मधुर से गीत हैं वो हमें सुनाई देते रहते हैं। अगला जो आपका 5वां स्ट्रंजा है वो है कि keen as are the arrows of that silver spar whose intense lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see we feel that it is there। आगे वो कह रहे हैं तुम्हारी आवाज उतनी ही तीव्र है जितनी चांद की किरणें, यानी कि जब चांद जो है, कभी आपने देखा होगा जब चांद जो है वो निकलता है, और कभी आपने चांद देखिए 15 दिन आपका जो है वो क्या होता है, आपकी उजाली रात होती है, और 15 दिन जो है वो आपकी अंधेरी रात होती है। तो स्पेशली इन चीज़ों को आपने कब फील किया होगा, जब आप गांव वगैरह में जाते हो। तो शहर में तो वैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं दिखती, नहीं फील होती, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल रोशनी है, इतनी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है। लेकिन जब आप गाँव में जाते हो तो वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली फील होता है कि ये अंधेरी रात है या उजाली रात है। तो उजाली रात में आपको समझ में आता है, मतलब इतना खुशी मिलती है, इतना ब्यूटीफुल सी सीनरी होती है कि बिल्कुल वो चमकीली सी रात होती है। मून की रोशनी में पूरी हर जगह जो है वो पेड़ पौधे, घर, हर चीज जो है, फूल पत्तियां चमचमा रहे होते हैं, बिल्कुल सिल्वर लाइट, सिल्वर स्पैर होता है। तो वही वो कह रहे हैं कि तुम्हारी आवाज बिल्कुल वैसी तीव्र है, वैसी है जैसे कि जो चांद की जो सिल्वर स्पैर होता है, जो चांद की किरणें होती हैं, जिस तरह से चमकीली हैं, तीव्र हैं कि वो पूरा उतनी ऊपर होकर भी इतने नीचे तक रोशनी डाल रही है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी जो आवाज है वो भी कैसी है, बिल्कुल तीव्र है, जिसका उजाला सुबह की सफेदी में धीरे धीरे क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। यानी कि उसकी जो चमक है, जो चांद है, उसकी जो चमक है वो जैसे जैसे भोर होता है, जैसे जैसे सुबह होती है, यानी कि जैसे जैसे सन की प्रेजेंस आती है, वैसे वैसे क्या होता है, इसकी रोशनी जो है वो मंद हो जाती है। हम उसे मुश्किल से ही देख पाते हैं, लेकिन उसको हम क्या कर पाते हैं, वी फील दैट इट इज देयर, हम उसको क्या कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से वो कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारी प्रेजेंस, अब यहाँ पर वो यही बताने का काम कर रहे हैं कि क्योंकि तुम बहुत ऊपर उड़ गई हो तो तुम दिखाई तो नहीं दे रही हो, और दिखाई नहीं दे रही हो तो तुम्हारी प्रेजेंस हमें कैसी महसूस हो रही है। इन्होंने बताया जैसे कि जो चांद है उसकी रोशनी जिस तरह तीव्र बिल्कुल रोशनी नीचे उजाली रात में पड़ती है पृथ्वी पर, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारी जो तीव्र आवाज है वो यहाँ तक मतलब सुनाई देती है, और उससे हम तुम्हें महसूस कर पाते हैं, लेकिन हम तुम्हें देख नहीं पाते। जिस तरह जब सुबह होती है, भोर होती है, तो जिस तरह हम मून को नहीं देख पाते, उसके उजाले को, उसकी रोशनी को नहीं देख पाते, बिल्कुल उसी तरह से हम तुम्हें भी नहीं देख पाते। लेकिन हाँ, हम तुम्हारी जो प्रेजेंस है उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि तुम वहां हो। जिस तरह हम जानते हैं कि मून है यहाँ पर आसमान में, हम उसे फील कर पाते हैं, लेकिन हम सूर्य की रोशनी में उसे देख नहीं पाते। तो बिल्कुल उसी तरह से हम तुम्हारी भी प्रेजेंस को क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंजर नंबर 6 पे देखते हैं। तो आई होप आपको चीजें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। वैसे बहुत हार्ड ये पोम है नहीं, बहुत क्लियरली आप समझ सकते हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी इमेज है ना, ये कितनी सुंदर, एकदम मन मोहने वाली ये जो इमेज है। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पर हो तो आपको कितना खूबसूरत फील होगा ना। आपके सारे दुख, आपके कष्ट जो भी हैं, पल भर के लिए आप सब कुछ भूल जाओगे। तो नेचर के पास वाकई इतनी ताकत है कि वो आपको पॉजिटिवली हील कर पाती है। तो आगे देखिए,
All the earth and air with thy voice is loud, as when night is bare. From one lonely cloud the moon rains out her beams, and heaven is overflowed. आगे वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो आवाज है, जो तुम्हारी वॉइस है, तुम्हारा जो स्वर है, उससे पूरी धरती और पूरा जो आसमान है वो क्या है, बिल्कुल गूंज उठता है। देखिए लिखा है ना, ऑल द अर्थ एंड एयर। एयर मीन्स आपका आसमान, या जिसे कहते हैं पूरा का पूरा आपका आकाश। तो पूरा जो आकाश है, आसमान है वो, और पूरी की पूरी जो धरती है, दाई मीन्स योर, तुम्हारी वॉइस से, कैसी वॉइस से, लाउड वॉइस से क्या है, पूरा का पूरा आसमान और धरती जो है वो गूंज उठता है। जैसे जो नाइट इज बैड, यानी कि जैसे नंगी रात में अकेले किसी बादल से चांद की किरणें बरसती हैं और आकाश प्रकाश से भर जाता है। यानी कि रात में जैसे चांद की रोशनी पूरी हर जगह फैलती है, पूरे आसमान को ढक लेती है, पूरे आसमान में अपनी रोशनी बिखेर देती है, बिल्कुल उसी तरह से जो तुम्हारी वॉइस है, जो तुम्हारी आवाज है, वो भी क्या करती है, पूरी की पूरी पृथ्वी और आकाश को भर देती है। फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, एक लोनली क्लाउड, मतलब कि ये जो नंगी रात है, इट मीन्स ये जो शांत जो रात है, इस रात में जिस तरह से मून अपनी रेस को, मून रेज आउट हर बीम्स, जैसे मून अपनी रेस को इधर उधर पूरे एक क्लाउड में बिखेर देता है और हेवन को पूरा ओवरफ्लो भर देता है अपनी रोशनी से, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारी जो आवाज है वो भी क्या है, पूरी की पूरी हर जगह जो है वो भर गई है, गूंज गई है। पूरी तुम्हारी आवाज हर जगह क्या हो रही है, गूंज हो रही है, सुनाई दे रही है, तुम्हारी प्रेजेंस हमें क्या है, फील हो रही है। तो ये स्ट्रेंजा 6 था जिसमें उन्होंने मून की लाइट से क्या है कंपेयर, क्या है मून की रोशनी से कंपेयर क्या है। आगे बात करते हैं स्ट्रेंजा नंबर 7 की। इसमें ये आपको रेनबो, ये आपको क्या दिख रहा है, रेनबो दिख रही है। अब यहाँ पर मैंने बहुत ब्राइटनिंग रेनबो नहीं लिया है, क्योंकि ये रेनबो की जो लाइट है, जो उसका प्रकाश होता है, जो उसकी ब्राइटनेस होती है, उससे भी कहीं ज्यादा मेलोडियस, कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल इन्होंने स्काईलार्क की उपस्थिति को, उसकी वॉइस को बताया है। आगे देखिए, वॉट द आर्ट we know not, what is most like thee, from rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence shower a rain of melody। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो आपको क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, तुम कैसी हो, उसको नो नॉट, पहचाना नहीं जा सकता। व्हाट द आर्ट वी नो नॉट, यानी कि तुम्हारी, दाउ मीन्स तुम्हारी, योर आर्ट, तुम्हारी क्या आर्ट है, व्हाट द आर्ट, तुम्हारी क्या आर्ट है, इसको जो है हम नहीं जान पाएंगे, इसको हम, तुम्हारे स्वरूप को, तुम्हारी आर्ट को हम क्या करते नहीं जानते हैं। व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, क्या तुम्हारे समान कुछ है, क्या तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल तुम हो, जितनी ब्यूटीफुल तुम्हारी वॉइस है, क्या उस तरह से इस संसार में कुछ भी है। फ्रॉम रेनबोज क्लाउड दे आर फ्लोड नॉट, यानी कि इंद्रधनुषी बादलों में उतनी चमकदार बूंदें नहीं झरती जितनी तुम्हारी उपस्थिति से संगीत की बौछार झरती है। यानी कि फ्रॉम रेनबोज क्लाउड देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, यानी कि रेनबो से उतनी चमकदार जो है वो जो लाइट है वो नहीं झरती, रेनबो से उतना बढ़िया प्रकाश, उतनी अच्छी इमेज क्रिएट नहीं होती जितने की एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शावर अ रेन ऑफ मेलोडी, यानी कि तुम्हारी प्रेजेंस से जैसे आवाज की, मधुर गीत की जो बौछार होती है, उससे बहुत 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 फीकी है इस रेनबो की लाइटनिंग। यानी कि तुम्हारी जो प्रेजेंस है, तुम्हारे जो गीतों की बौछार है वो कहीं ज्यादा ब्राइट है और तुम्हारी तरह कुछ भी नहीं है। यानी कि व्हाट इज द मोस्ट लाइक दी, क्या तुम्हारी आर्ट के जैसा, तुम्हारी जैसा क्या कुछ भी इस संसार में है? तो इनका आंसर है नहीं, नहीं है। इवन रेनबो क्लाउड्स की जो ड्रॉप्स है वो भी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी चमकदार नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला स्ट्रेंजा। अगला स्ट्रेंजा है स्ट्रेंजा नंबर 8, जिसमें वो कहते हैं कि like a poet hidden in the light of thoughts, singing hymns unbidden till the word is brought to sympathy with hopes and fears it heeded not। आगे वो कहते हैं तुम एक लुप्त कवि हो, कैसी, एक हिडन कवि हो, एक लुप्त कवि हो। देखिए मैंने यहाँ पर शैली जी की इमेज लगाई है, क्योंकि इनकी पोएट्री में इनकी इमेज से ज्यादा बेहतरीन इमेज कोई नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, वो यही कह रहे हैं कि तुम जो है एक खोए हुए, कैसे खोए हुए, विचारों में खोए हुए एक लुप्त कवि की तरह हो। जिस तरह कवि जो है वो हमेशा अपने विचारों में खोया रहता है, कुछ ना कुछ सोचकर आनंदित और दुखी होता रहता है, बिल्कुल उसी तरह तुम एक
पोएट हिडन, यानी कि एक खोए हुए पोएट की तरह तुम हो, और अपने विचारों के प्रकाश में छुपा हुआ तुम क्या करती हो, गुनगुना रही हो। सिंगिंग हिम्स अनबिडन टिल द वर्ड इज ब्रॉट, यानी कि तुम क्या है, जैसे कवि जो है वो अपने विचारों में हमेशा खोया सा रहता है, उसी तरह तुम भी क्या कर रही हो, तुम्हारे भी जो सॉन्ग हैं वो कैसे हैं, वो बिल्कुल जो है उन्हीं उसी तरह है जैसे कि कवि जो है बिल्कुल छुपा हुआ रहता है, बिल्कुल उसी तरह तुम अपने भजन से, अपने गीत से सबको क्या देती हो, होप देती हो, आशा देती हो, एंड फियर इट हिड इट नॉट, और जो है तुम सबके डर को क्या करती हो, बिल्कुल भी दूर भगा देती हो। यानी कि तुम्हारे जो विचारों के प्रकाश में छुपे हुए जो भी चीजें हैं तुम उन्हें क्या करती हो, अपने गाने के माध्यम से तुम गुनगुनाती हो, और बिना बुलाए ऐसे गीत गाती हो कि सारा जो संसार है वो आशा और मतलब डर की उन परतों से सहानुभूति रहता है, यानी कि बिल्कुल इंसान को आशा देती हो, और उनके अंदर जो डर है, जो फियर है, उन्हें तुम क्या करती हो, दूर कर देती हो, जिसका उन्होंने पहले कभी एहसास नहीं किया था। बिल्कुल उनको तुम वैसी फीलिंग, वैसा एहसास दिलाती हो, कैसा, जैसे कि एक पोएट फील करता है, जैसे कि एक पोएट अपने थॉट्स में हमेशा खोया हुआ सा रहता है, बिल्कुल उसी तरह तुम भी अपने विचारों में खोई हुई गाना गुनगुनाती रहती हो, हिम्स यानी कि भजन जो है वो गाती रहती हो, और उससे क्या होता है कि जो संसार है उनको आशा मिलती है, और उनका जो डर है वो कहीं खो जाता है, कहीं दूर हो जाता है, ठीक, और वो बिल्कुल जो उनका डर है वो कहीं भाग सा जाता है, और वो ऐसा फील करते हैं जैसे मानो उन्होंने इतना खूबसूरत कभी फील ना किया हो। तो देखिए ये जो 9 स्टैंजा है इसमें इन्होंने किससे कंपैरिजन किया है, इन्होंने एक मैडन, हाई बॉर्न मैडन, यानी कि कोई राजकुमारी जो बड़े घराने में पैदा हुई है उससे इन्होंने कंपेयर किया है। आगे वो कहते क्या है, आइए देखते हैं। लाइक अ हाई बॉर्न मैडन इन अ पैलेस टावर, यानी कि एक पैलेस टावर में, एक अभिजात मतलब एक बड़े घराने में, एक बड़े घर में पैदा हुई, तुम एक मैडन की तरह हो, एक राजकुमारी की तरह हो। हे स्काईलार्क सूदिंग हर वाइस लैडन सोल in secret hour with music sweet as love which overflows her bower। आगे वो कहते हैं कि जिस तरह जो राजकुमारी है वो अपने बावर में यानी कि बगीचे में जहां पर वो रहती है, आसपास हरियाली के पास, जिस तरह से वो गाती गुनगुनाती है, यानी कि अपने महल के मीनारों में जैसे प्रेम भरी आत्मा को एकांत क्षणों में मधुर संगीत के द्वारा सुख देती है वो, यानी कि बिल्कुल अच्छे से सुनहरा गीत जैसे वो गाती है, बिल्कुल उसी तरह से तुम भी क्या करती हो, जो तुम्हारे जो गीत हैं वो भी, तुम्हारे गीतों की मधुरता भी जो है वो चारों तरफ फैलती है। जैसे वो मैडन जब गाना गाती है तो उससे सभी चारों तरफ जो है वो एक मधुर सा गीत, मधुर सी चीजें होती हैं, फैलती हैं, जिस तरह वो सुख देती है गाना गाकर अपने आप को भी और आसपास की चीजों को भी, बिल्कुल उसी तरह तुम भी क्या करती हो, मधुर मधुर गीत गाती हो और अपने आप में ही क्या करती हो, खुश रहती हो। ठीक है, तुम्हारी भी जो मधुरता है वो चारों तरफ क्या है, फैली रहती है। जिस तरह से ये जो हाई बॉर्न मेडेन है जो बड़े घराने में पैदा हुई है, और वो जो है अपने सीक्रेट हाउस में जिस तरह वो गाना गाती है, गुनगुनाती है, स्वीट म्यूजिक गाती है बिल्कुल प्यार से, और हर तरफ प्यार ही प्यार फैल जाता है, अच्छी आवाज गूंजती है। बिल्कुल उसी तरह से जब तुम भी गीत गाती हो, गुनगुनाती हो और अपने आप में ही खुश रहती हो, तो उसी तरह तुम्हारे जो प्रेम भरे गीतों की जो गुनगुनाहट है वो भी क्या है, चारों तरफ जो है वो फैल जाती है। तो आगे देखिए, आगे चलते हैं। स्ट्रेंजर नंबर आगे 10 है। अब आई थिंक आप लोग गिनते रहिएगा, एक दो इधर ऊपर नीचे हो जाएगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि नंबरिंग मैंने नहीं की है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब आगे इन्होंने, तो आइए अगला स्ट्रेंजर देखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो है वो ग्लो वार्म गोल्डन से कंपेयर किया गया है। और ग्लो वार्म गोल्डन होता क्या है, ये आपको गाँव वगैरह में देखने के लिए मिलेगा, शहरों में तो ये आर्टिफिशियल चीजें देखने के लिए मिलती। नेचर जो है वो नेचर के पास ही, नेचर की जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो इसको आप क्या कहते हो, जुगनू कहते हो। जुगनू, आपने कभी जुगनू अगर गाँव गए होंगे, आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपने देखा होगा रात में स्पेशली जुगनू दिख जाता है। और जुगनू दिखता कैसा है, जब आप जुगनू को कभी देखोगे ना, तो जो जुगनू की बॉडी है, यानी कि ये मान लीजिए उसकी पूरी बॉडी है, तो ये आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर अंधकार और अंधेरा होता है, तो वहां पर जो जुगनू है वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जुगनू के पीछे से ये जो लाइट निकलती रहती है, एक प्रकाश सा जो है वो निकलता रहता है, वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर उसी से कंपैरिजन किया गया है और कहा जा रहा है कि लाइट अ ग्लो वार्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू scattered unbeholded its aerial hue among the flowers and grass which seen it from the view। यानी कि
ये जो ग्लो वर्म गोल्डन है, ये जो है जिस तरह से दिखाई नहीं देता नेचर में, जिस तरह से ये ग्लो वर्म गोल्डन है, ये जो छोटा कीड़ा है ये दिखता नहीं है, और जो है इसकी जो है सिर्फ प्रेजेंस हमें इसकी रोशनी से पता चलती है। ये जो रोशनी आसपास बिल्कुल ग्रास में, फ्लावर्स में बिखेरता है अपने प्रकाश से, उससे जो पता, उससे ही हमें पता चलता है कि ग्लो वर्म गोल्डन है, ग्लो वर्म कीड़ा है जो पता चलता है, इसी से पता चलता है। बिल्कुल उसी तरह से जो तुम्हारी प्रेजेंस है वो भी हमें दिखाई नहीं देती है, वो भी हमें दिखती नहीं है, क्योंकि तुम मुझे आसमान में उड़ गई हो, वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे मधुर संगीत से पता चलता है। जिस तरह से ये जो ग्लो वर्म गोल्डन है वो दिखता नहीं है, ठीक, लेकिन वो जो है फैलाता रहता है, कैसे? अपनी जो रोशनी है, अपना जो प्रकाश है फ्लावर और ग्रास के ऊपर, जिससे उसकी जो प्रेजेंस है वो पता चलती है, लेकिन वो दिखता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लाइटनिंग पता चलती है। बिल्कुल उसी तरीके से सेम एज तुम भी जो हो, तुम्हारी प्रेजेंस तुम्हारे गीतों से पता चलती है, क्योंकि तुम दिखाई नहीं देती हो, तुम बहुत ऊपर उड़ चुकी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लो वर्म गोल्डन से इसका कंपैरिजन किया गया है, बताया गया है कि उसकी रोशनी से कंपेयर किया गया है कि रात में जब आप जुगनू को देखोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जुगनू है कहाँ, क्योंकि जुगनू की बॉडी तो अंधेरे में दिखती ही नहीं है, दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रकाश, बिल्कुल हल्का सा ऐसा लगता है, लगेगा आपको जैसे छोटी छोटी सी लाइट्स जल रही हो, तो बिल्कुल उस तरह से प्रकाश आपको दिखता है। अगर आपने जुगनू देखा होगा तो बिल्कुल आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, इन चीजों को। तो आइए देखिए अगला स्ट्रेंजा पे चलते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रेंजा है वो है रोज से यहाँ पर कंपेयर किया गया है, रोज से कंपैरिजन किया गया है, कहा गया है कि लाइक अ रोज embroidered in its own green leaves by warm wind deflowered till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged thieves। आगे क्या कहा गया है कि जिस तरह जो गुलाब का फूल है वो अपनी हरी हरी पत्तियों के बीच में जो है घिरा रहता है और जो है वो दिखाई नहीं देता है, जो गुलाब का फूल है वो दिखता नहीं है, ठीक उसी तरह से तुम भी जो है क्या दिखाई नहीं देती। जैसे एक गुलाब है वो अपनी हरी पत्तियों के बीच छुपा रहता है और गर्म हवाओं द्वारा अपनी जो पंखुड़ियां हैं उनको क्या करता है, खो देता है। गर्म हवाओं से उनकी जो पंखुड़ियां हैं वो क्या हो जाती हैं, खो जाती हैं, लेकिन वो क्या करता है, अपनी सुगंध जो है, अपनी जो महक है वो हर तरफ क्या करता है, बिखेरता रहता है। उसकी जो महक है वो हर जगह महसूस की जा सकती है। वह मधुर इतनी प्रबल है जैसे कि वो मधुमक्खियों को भी अपने नशे में पलक झपकते ही ले लेता है। हैवी विंग्ड थीव्स, यानी कि वो क्या करता है, वो फेंट कर देता है किनको, मधुमक्खियों को। जिस तरह से देखिए ये जो रोज है ये अपनी ग्रीन ग्रीन लीव्स के बीच में क्या है, छुपा हुआ है ना, आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे रोज होंगे, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो पत्तियों के बीच में छुपे हुए रहते हैं, लेकिन उनकी महक कितनी आकर्षक होती है, इतनी अच्छी उनकी स्वीट स्मेल होती है कि उससे जो ये स्वीट फ्लाइज हैं, यानी कि जो आपकी मधुमक्खियां हैं जो पंखुड़ियों की चोरी करती हैं, यानी कि वहां से स्वीटनेस को वहां से जो लेकर हनी बनाती हैं, उनको पता चल जाता है और वो क्या करती हैं, उन्हें चुरा लेती हैं, उनके रस को ले लेती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारी भी जो प्रेजेंस है वो दिखती नहीं है, पता नहीं चलती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन तुम्हारी आवाज से हर कोई जो है उसे महसूस करता है, उसे फील करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से कि किस तरह से इन्होंने जो है गुलाब से कंपेयर किया है कि गुलाब की खुशबू से जैसे हर कोई, हर इंसान मदहोश होता है, जिस तरह से मधुमक्खियों पे के ऊपर इसका असर होता है और ये बिल्कुल हवा में फैलती रहती हैं, ठीक। और ये जो वार्म विंड है ये क्या करती है, इनकी जो पत्ती, जो पंखुड़ियां हैं उनको क्या करती है, बिखेर देती है, फेंट कर देती है, और जो इनकी स्वीटनेस है वो हर जगह फैली रहती है और उससे जो मधुमक्खी है वो क्या करती है, आकर्षित होती है और इनके रस को ले जाती है। उसी तरह हम सब भी तुम्हारी प्रेजेंस को ना देखते हुए भी तुम्हारी प्रेजेंस को क्या करते हैं, महसूस करते हैं थ्रू सॉन्ग। देखिए इन्होंने कितना ज्यादा जो है वो एग्जैजरेट किया है, कितना ज्यादा जो है वो स्काई लार्क की ब्यूटी को, उसकी आवाज को, वो कितना खुश रहती है, कितना चहकती रहती है, इतना ऊपर उठते हुए भी कितना मधुर गीत गाती रहती है, उस पे इन्होंने इतनी बड़ी पूरी 21 स्ट्रेंजा की पोम लिख डाली है। तो आगे देखिए क्या है, वो कह रहे हैं साउंड ऑफ वर्नल सावर of the twinkling grass, rain awakened flower, all that ever was joyous and clear and fresh, thy music doth surpass। आगे वो कह रहे हैं कि जब हल्की हल्की बारिश होती है ना, वो हल्की बारिश कैसी होती है,
जो ओस की बारिश होती है, यानी कि जब ओस पड़ती है, ठीक, वर्नल शॉर्मेंस होता है आपका, बहुत हल्की बारिश, यानी कि जैसे लगता है बिल्कुल ओस सी। तो ये जो बारिश है ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, इन ट्विंकलिंग ग्रास के ऊपर जब ये ओस की बूंदे या हल्की हल्की ये जो बूंदे पड़ती हैं, ये बिल्कुल पड़ती हैं, रेन अवेकेंड फ्लावर, ठीक, ये इनसे क्या होता है, फूल जो है बिल्कुल ये क्या करती हैं, ये फूलों को खिलने में मदद करती हैं। रेन अवेकेंड फ्लावर यानी ये क्या करती हैं, फूलों को, फ्लावर्स को अवेकन करने में मदद करती हैं। ऑल दैट एवर वो जॉयस, ये जो है इससे क्या होता है, हर जगह ताजगी फैल जाती है, ताजगी फैल जाती है, खुशी फैल जाती है, और उससे भी कहीं ज्यादा दाई म्यूजिक डथ सरपास, यानी कि जिस तरह इनसे जो है वो बिल्कुल ताजगी और खुशी फैलती है इन रेन की किरणों से, इन छोटी छोटी बूंदों से ग्रास पे जैसे बिल्कुल लाइटनिंग सी एक बिल्कुल हैप्पीएस्ट जॉय क्लीवर फैलता है। फ्लावर जो है वो अवेकन हो उठते हैं, जाग उठते हैं, हर जगह घिरी खिली सी ग्लास दिखाई देती है, बिल्कुल उससे भी कहीं ज्यादा, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर तुम्हारी ये जो म्यूजिक है, तुम्हारी जो वॉइस है वो जो है वो सुनाई देती है। यानी कि उस तुम्हारी जो प्रेजेंस है, ये जो म्यूजिक से फील हो रही है, वो इतनी ज्यादा, तुम्हारा जो संगीत है वो इतना आनंददायक है, इतना साफ और इतना ताजा है, इतने जो सर्वश्रेष्ठ अनुभव है उसके वो क्या होते हैं, महसूस होते हैं, फील होते हैं तुम्हारी आवाज से। तुम्हारी आवाज इतनी ज्यादा स्वीट और मधुर लगती है मुझे। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं स्ट्रेंजा नंबर 13। क्या देखते हैं, स्ट्रेंजा नंबर 13 देखते हैं। इसमें अब वो बात करेंगे टीच करने की, स्काईलार्क से, कि तुम मुझे भी क्या करो, टीच करो, मुझे भी शिक्षा दो। वो कहते हैं टीचर्स, एक्चुअली मुझे नहीं, हम सबको, वो कहते हैं टीच अस, हम सबको क्या करो, शिक्षित करो, शिक्षा दो। स्पिरिट और बर्ड, तुम आत्मा हो या पक्षी हो, मुझे नहीं पता, तुम एक मधुर स्वीट स्पिरिचुअल आत्मा हो या एक पक्षी हो साधारण सी, तुम जो भी हो, लेकिन हमें क्या करो, टीच करो, हमें शिक्षित करो, हमें ज्ञान दो। और What sweet thoughts are thine? I have never heard praise or love or wine that painted forth a flood of raptures so divine. वो कहते हैं हमें सिखाओ, हे आत्मा या पक्षी, तुम्हारे विचार क्या हैं, यानी कि तुम्हारे थॉट्स क्या हैं, तुम क्या सोचती हो जो तुम इतना मधुर गा लेती हो। तुम उन विचारों को हमें भी क्या करो, बताओ, हमें भी सिखाओ। मैंने कभी प्रेम या मदिरा की ऐसी कोई प्रशंसा नहीं सुनी। आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव, यानी कि लव की, प्रेम की, प्यार की, या फिर वाइन की, ठीक है, नशे की, इन सारी चीजों की मैंने कभी ऐसी प्रशंसा नहीं सुनी है जो इतनी दिव्य उमंग से उल्लाहित हो। जैसे कि हर जगह तुम्हारे जो संगीत है, जिस तरह से तुम्हारा संगीत, दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, इन चीजों की इतनी मधुर, मतलब मेमोरी या इतनी मधुर प्रेज इन चीजों की भी नहीं है, ना ही प्यार की, ना ही वाइन की, लेकिन तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो इतने सुंदर हैं, उन थॉट्स से निकले हुए गीत इतने सुंदर हैं कि वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल मदहोश कर देते हैं। वो बिल्कुल जो है, जब भी तुम गाना गाती हो, गुनगुनाती हो, वो गाना बिल्कुल जश्न के समान लगता है। यानी कि जश्न, जो बड़े बड़े जश्न हैं, जो बड़ी बड़ी जो प्यार है, जो नशा है, उससे भी कहीं ज्यादा स्वीट तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा ये जो म्यूजिक है वो लगता है। तो हे प्यारी बर्ड, हे प्यारी स्पिरिट, तो अपने ये जो स्वीट थॉट्स हैं, तो जो ये तुम्हारे मधुर थॉट्स हैं जिससे तुम इतने स्वीट स्वीट गाने गाती हो, वो तुम हमें भी क्या करो, हमें भी सिखाओ, हमें भी उनके बारे में बताओ। हे स्वीट स्काईलार्क, हे स्वीट बर्ड। आगे देखिए, अगला स्ट्रेंजा देखते हैं हम, स्ट्रेंजा नंबर 14। आगे वो कह रहे हैं कॉरस हाइमेनल, कॉरस हाइमेनल और ट्रैम्पर्ड चैंट। कॉरस हाइमेनल मतलब होता है शादी का गीत। शादी ब्याह में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें बोला गया है कॉरस हाइमेनल, ठीक है। ये देखिए, और जो ये जो है ये आपका क्या है, विजय गीत है। यानी कि जब भी कोई ट्रम्पेट करके आता है, गा कर विजय हासिल करके आता है, तो उसकी खुशी में हर्षोल्लास में गाने बजाए जाते हैं, गाना गाया जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि चाहे शादी का गीत हो या फिर और विजय गान हो, चाहे शादी का गीत हो या फिर और ट्रम्पेट चैंट या फिर क्या हो, विजय गान हो, तुम्हारे संगीत के सामने ये सब खोखले हैं। मैच्ड विद दाई होल बी आर्ट बट इम्प्टी वेंट, ये तुम्हारे गीत के सामने कैसे बिल्कुल खोखले से, बेजान से हैं। अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट, उनमें एक अदृश्य अभाव महसूस होता है। यानी कि जब हम शादी में या जश्न में गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, वो जश्न का गीत भी, वो खुशी का गीत भी तुम्हारे सामने क्या है, बिल्कुल फीका है। जो खुशी तुम्हारे गाने में मिलती है वो खुशी मुझे इन सारी चीजों में भी नहीं महसूस होती, नहीं मिलती।
ठीक है, आगे बढ़िए, अगले स्टैंजा पे देखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में एक ब्यूटीफुल सी जो है वो आपको इमेजरी देखने के लिए मिलती है। स्टैंजा नंबर 15 पे हम चलते हैं। स्टैंजा नंबर 15 है कि what objects are the fountains or thy happy strain? What fields are waves or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thy own kind? What ignorance or pain? आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे आनंदमयी गीत की प्रेरणा क्या है। अब वो पूछेंगे कि तुम जो इतना अच्छा गाना गाती हो, इतना मधुर जो तुम गीत गाती हो, आखिर इसका राज क्या है? तुम कैसे इतना जो मधुर गीत है वो गा लेती हो? तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है? What objects are the fountains or thy happy strain? यानी कि कौन से झरने या खेत या फिर फील्ड, what field यानी कि कौन सा जो खेत है या आसमान के शेप है या पहाड़ तुम देख लेती हो जिससे तुम इतना ज्यादा खुश हो जाती हो? या क्या तुम हमेशा प्यार में डूबी हुई रहती हो? या कभी तुमने कोई दर्द महसूस नहीं किया जो तुम इतना ब्यूटीफुल, इतना खुशी का गीत गाती हो? वो पूछ रहे हैं कि हे स्काईलार्क, तुम जो है इतना जो मधुर गीत गाती हो, जो तुम इतना स्वीट गीत गाती हो, आखिर उसका रीजन क्या है? वॉट लव्ड ऑफ दाई ओन काइंड यानी कि तुम्हारे इतने प्यारे मधुर गीत गाने का राज क्या है? यानी वो जानना चाहते हैं कि क्या तुम हमेशा इतना मधुर गीत गाती कहाँ से हो? इतनी मधुरता तुम्हारे अंदर आती कहाँ से है? क्या तुमने किसी फाउंटेन्स को किसी झरने को देख लिया है? या फिर क्या तुम्हें ये जो फील्ड है ये प्रसन्न करते हैं, या वेव्स या माउंटेन्स, या फिर तुमने किसी आसमान या प्लेन को देखा है? तुमने आखिर किन चीजों को देखा है और किन चीजों को देखकर तुम्हें इतनी खुशी हुई है, इतना अच्छा फील हुआ है कि तुम इतना मधुर गीत गाती हो? व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, या फिर क्या तुमने कभी दर्द महसूस ही नहीं किया? क्या तुम्हें कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई जो तुम इतना मधुर गीत हमेशा गाती रहती हो? तो यहाँ पर वो स्काईलार्क से उसकी जो हैप्पीनेस है, उसके जो मधुर गीत है, जो संगीत है, उसकी जो खुशी है, उसको वो क्या करते हैं, पूछते हैं कि आखिर इसका राज क्या है। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला स्ट्रेंजा है हमारा, वो है स्ट्रेंजा नंबर 16। ठीक, स्ट्रेंजा नंबर 16 क्या है? विद द क्लियर कीन जॉयस लॉन्गर कांट बी शैडो ऑफ अनॉयंस नेवर come near thee the lovest but never know love sad satinity। ठीक, आगे देखिए, इसमें वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे निर्मल तीव्र उल्लास में थकान का आना असंभव है। यानी कि जो तुम्हारी जो खुशी है, यानी जो तुम गीत गाती हो, इतना प्रसन्नता, निर्मल भरा, उल्लास भरा जो तुम गीत गाती हो, उसमें जो है कभी दुख यानी कि जो लॉन्गर है, यानी कि जो थकान है, उसका आना क्या है? असंभव है। शैडो ऑफ अनॉयंस नेवर कम नियर दी, यानी कि तुम्हारे आसपास भी जो दुख है वो कभी भी नहीं भटकता है। ठीक, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी इस खुशी को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कभी कोई दर्द आया ही नहीं है। ठीक, विद द क्लियर कीन जॉयस यानी कि तुम्हारी ये जो खुशी है, तुम्हारी ये जो मधुर गीत है, इन्हें देखकर ये लगता है कि जैसे तुम्हारे पास कभी कोई दुख की परछाई भी नहीं आई है, तुमने कभी किसी दर्द को फील ही नहीं किया है, तुम्हारी खुशी अंदर से आ रही है, तभी तुम्हारे मुख से इतना जो मधुर गीत है वो क्या होता है, निकलता है, तभी जो है इतना मधुर जो गीत है वो तुम गा पाती हो। ठीक है, क्लियर है? वो यही कह रहे हैं कि कभी तुमने, शायद वो गेस कर रहे हैं कि शायद तुमने कभी दुख फील ही नहीं किया है, इस वजह से तुम इतना जो मधुर गीत है उसको क्या कर पाती हो, गा पाती हो। ठीक है, ठीक, लेकिन तुम्हें प्रेम की जो दुख है, जो उबन है, वो तुम्हें क्या है, महसूस नहीं है, वो तुम्हें नहीं पता है इस प्रेम के दुख के बारे में। ठीक है, इस प्रेम के दर्द के बारे में तुम नहीं जानती हो, क्योंकि तुम क्या है, तुम हमेशा खुश रहती हो, खुशी के गीत गाती हो, शायद तुम्हारे आसपास भी दुख जो है वो नहीं है। ठीक है, अगला स्ट्रेंजा देखिए, अगला स्ट्रेंजा है वेकिंग और asleep thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream, or how could thy notes flow in such a crystal stream। ठीक है, इसके आगे देखिए, वो कहते हैं तुम्हारे निर्मल, ठीक है, सॉरी, ये जो क्या कहते हैं कि तुम्हारे जो निर्मल और सुंदर गीत हैं उनके बारे में उन्होंने उसके राज को बता दिया कि शायद तुमने कभी दुख को फील नहीं किया, इसलिए शायद तुम इतना मधुर गीत गाती हो। अब उसके आगे वो कह रहे हैं कि वेकिंग और अस्लीप यानी कि सोते हुए
या फिर जागते हुए, ठीक, वेकिंग और अस्लीप यानी कि सोते हुए या जागते हुए तुम मृत्यु को शायद उससे भी अधिक सत्य और गहरा मानती हो। कैसा मानती हो? ऑफ दाउ डेथ मस्ट डीम थिंग्स मोर ट्रू और डीप, यानी कि तुम जो मृत्यु है उसको जो है उससे भी कहीं ज्यादा गहरा और सत्य जो है तुम मानती हो। तुम जो हम नश्वर हम जो नश्वर प्राणी हैं, हम जो मॉर्टल व्यक्ति हैं, यानी कि हम जो वी मॉर्टल्स यानी कि हम जो नश्वर हैं, ड्रीम, हम जो है क्या करते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तभी तो तुम्हारे स्वर इतने स्वच्छ और जल की तरह बिल्कुल निर्मल पवित्र हैं। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, जैसे जो क्रिस्टल स्ट्रीम है, बिल्कुल जल धारा बिल्कुल स्वच्छ जो है वो गिरती है। कभी आपने झरना देखा होगा तो जो बिल्कुल बिल्कुल प्योर, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल स्वच्छ जैसा गिरता है, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारे जो गीत हैं वो भी बिल्कुल फ्लो होते रहते हैं, गिरते रहते हैं। क्योंकि तुम जो है सोते या जागते हुए तुमने कभी मौत के बारे में शायद सोचा ही नहीं है, कभी उसके बारे में ड्रीम नहीं किया है, कभी जो है तुमने शायद उसको जाना ही नहीं है। या फिर कहें हम कि तुम मृत्यु को शायद जो है किसी अधिक सत्य या और गहरा मानती हो, ठीक है। या फिर अगर बात करें कि हम जो मॉर्टल्स हैं, हम जो मॉर्टल प्राणी हैं, हम क्या करते हैं, इसके बारे में, मृत्यु के बारे में सोचते रहते हैं, इसके बारे में बात करते रहते हैं। इसलिए शायद हमारे अंदर इतनी मधुरता नहीं है। तुम्हारे अंदर इतनी मधुरता इसीलिए है कि शायद तुम इन चीजों के बारे में सोचती नहीं हो और इसे बस एक सच, एक गहरा सच मानती हो। और जो है इस वजह से तुम्हारे जैसे क्रिस्टल झरना बिल्कुल सफेद निर्मल बहता है, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारी जो वॉइस है, तुम्हारी जो मॉर्टल सी आवाज है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से जो है वो फ्लो होती रहती है, बहती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपने लाइक तो किया ही नहीं होगा, ये तो मुझे मतलब कि पता है, मैक्सिमम ने नहीं किया होगा। और पता है गाइस, मुझे बार बार ना बोलना अच्छा नहीं लगता है। मैं बस आपसे यही कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं सच में कोई एफर्ट कर रही हूँ आपके लिए काम कर रही हूँ, आपके लिए अच्छी चीजें, लेकिन इन चीजों को नॉर्मली भी पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है। मैं चीजें आपको बिल्कुल विजुअलाइजेशन के साथ ऐसे प्रेजेंट कर रही हूँ ताकि चीजें आपको भूले ना, बिल्कुल याद हो जाए, रिमेंबर हो जाए। तो अगर आपको लग रहा है मेरा एफर्ट सही है तो प्लीज जरूर नोटिफाई क्या कीजिए, मुझे जरूर बताया कीजिए। आपको पता है कि आप मतलब कि आप जो लाइक करोगे, आप जो भी या फिर शेयर करोगे, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने का, और मेरे अंदर जिसे बोलते हैं जोश रहेगा, जिससे मैं और बहुत बेहतरीन चीजें आपके लिए ले आ पाऊंगी। बाकी अगर आपको नहीं अच्छा लगता है देन डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लाइक करने की, या आप कोई सजेशन भी छोड़ सकते हो। तो आप बिल्कुल फ्री हो, लेकिन एटलीस्ट बिल्कुल न्यूट्रल मत रहा करो, अपने रिस्पॉन्सेस दिया करो जैसा भी आपको लगता है। आगे देखिए, अगला स्टेंजा देखते हैं, स्टेंजा नंबर 18, बस ये खत्म ही होने वाला है कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉट, Our sweetest song are those that tell of saddest thought। आगे वो कह रहे हैं कि हम भविष्य व अतीत में देखते हैं, यानी कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पर बिफोर और आफ्टर का मतलब है अतीत या भविष्य। हम क्या करते हैं, हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। हम प्रेजेंट को तो फील ही नहीं करते। पूरी जितने भी लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग अपने पास्ट से परेशान है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो अपने फ्यूचर से परेशान है कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, वो नहीं अचीव हुआ, ये नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, हम जो मॉर्टल हैं, हम जो नश्वर प्राणी हैं, हम क्या करते हैं, ये हमेशा ही हम जो है वो अतीत और भविष्य के बारे में देखते रहते हैं और हम उस चीज के लिए तरसते हैं जो हम नहीं हैं, यानी कि एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, यानी कि हम जो चीज नहीं है, जो चीज हमारे पास नहीं है, या जो चीज हम नहीं बने हैं, हम जो बनना चाहते हैं, हम हमेशा उन चीजों के लिए तरसते रहते हैं। हम दूसरों को देखते रहते हैं, उसके जैसा होना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा पाना चाहते हैं, और इसीलिए जो है हमेशा हम उन चीजों के लिए क्या करते रहते हैं, तरसते रहते हैं। हमारी सबसे सच्ची हंसी में भी दर्द होता है। आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर, यानी कि जो हमारी सबसे सच्ची हंसी है, यानी कि जब हम सबसे ज्यादा खुलकर हंसते हैं उस समय भी हमारी हंसी में तुम्हें क्या दिख जाएगा, सम पेन, थोड़ा जो दर्द है उस हंसी में भी दिखाई दे जाएगा। क्योंकि कभी भी हम अपने आप को परफेक्ट मानते ही नहीं, कभी भी हम सोचते नहीं कि हमारे पास जो भी है वो पर्याप्त है, हम जितने भी हैं हम खुश हैं। हमें हमेशा कुछ ना कुछ कमी सताए रहती है, चाहे फ्यूचर में कुछ पा लेने की, या फिर जो भी पास्ट में हमसे गलत हो गया, नुकसान हो गया, या जो हम नहीं कर पाए, जो करना था। हमेशा जिन चीजों के लिए हम परेशान रहते हैं उसकी वजह से हमारी सबसे ज्यादा खुशी के मूवमेंट में भी तुम्हें क्या है, पेन या दुख या सैडनेस क्या है, दिखाई दे जाएगा।
आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज, यानी कि हमारे सबसे मधुर गीत वे होते हैं जो दुखी विचार बताते हैं। यानी कि हम जो सबसे, अगर मधुर हम गा रहे हैं तो हमारे जो सबसे मधुर गीत भी क्या है, अगर तुम उन्हें ध्यान से सुनोगी तो उसमें भी थोड़े ना थोड़े दर्द, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो सैडनेस है, वो तुम्हें क्या कर दी जाएगी, तुम्हें दिखाई दे दी जाएगी। यानी कि हम कभी खुश होते ही नहीं रियल में, जिससे तुम खुश रहती हो, तुम हमेशा प्रेजेंट में रहती हो, तुम पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती हो, तुम हमेशा जो है, तुमने कभी मृत्यु को मृत्यु के जैसा लिया ही नहीं, बिल्कुल नींद की तरीके से तुमने लिया है। तुम हमेशा खिलखिलाती उड़ती रहती हो, तुम जो है हमेशा घूमती रहती हो, और इसी वजह से तुम हमेशा खुश रहती हो, तुम हमेशा खुश रहती हो। इस वजह से तुम्हारी खुशी जैसी फील होती है। लेकिन हम जब खुश रहते हैं, जब सबसे ज्यादा हंसते हैं, तब भी हमारी खुशी में, हमारी हंसी में क्या होता है, दर्द होता है, कुछ पाने का, कुछ खोने का गम कहीं ना कहीं उस हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग में भी दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट स्ट्रेंजा पे चलते हैं, स्ट्रेंजा नंबर 19। अब ये खत्म होने वाला है, बस 2-3 स्ट्रेंजा और बता है। इसमें वो कहते हैं कि yet if we could scorn hate or pride or fear, if we were think born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near। वो आगे कहते हैं कि हम जो है फिर भी यदि हम घृणा, अहंकार या भय को भूल सकें, यानी कि अगर हम हेट को, प्राइड को और फियर को अगर हम क्या करें, भूल सकें, इन चीजों को अगर हम भूल सकें, यदि हम ऐसे ही हो आंसू ना बहाएं, तो भी तुम्हारे आनंद की ओर हम कैसे पहुंच पाते, यह मैं समझ नहीं पाता हूँ, इन चीजों को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, इन चीजों को मैं जो है वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर मैं इन चीजों को, सारी चीजों को भूल भी जाऊं, कि अगर मैं अपने दुख को भूल जाऊं, अगर मैं प्राइड को भूल जाऊं, अगर मैं जो है दर्द को भूल जाऊं, फिर भी जो है हम जो है इतना खुश हो ही नहीं सकते जितनी तुम खुश होती हो। यानी कि अगर हम, जिसे कहते हैं कि अगर हम नफरत, घमंड, डर को अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल फेंके, हटा दें, इन चीजों को हम भूल भी जाएं, फिर भी हम वैसे नहीं हो सकते जैसे कि तुम हो, जैसे कि तुम हम लोगों को, मतलब जैसे हम लोग खुशी को महसूस करते हैं। ये मुझे समझ ही नहीं आता कि किस तरह तुम इतना खुश रहती हो, उस तरह की खुशी हम कभी महसूस ही नहीं कर सकते। आई नो नॉट हाउ द जॉय वी एवर शुड कम नियर, कि हम उतनी खुशी के पास, उतनी हैप्पीनेस के पास कैसे चले जाएं, कैसे खुश हो जाएं जैसे कि तुम खुश रहती हो। अगर हम इन चीजों को भूल जाएं, इन सारी चीजों को भूल जाएं, दुख, दर्द, फियर, डर, टीयर, आंसू को भुला दें, हर चीज को, फिर भी हम नहीं जानते कि हम तुम्हारी तरह इतना खुश कैसे हो सके, कैसे हम खुशी के पास जो है जा सके। ठीक है, ये मुझे नहीं पता। आगे देखिए, अगले स्ट्रेंजा पे चलते हैं। तो आप देखिए इन्होंने कितना ज्यादा एग्जैजरेट क्या है, मतलब लिटरली इन्होंने बताया है कि स्काईलार्क कितनी खुश है। पर मुझे, मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उस बर्ड की जिंदगी में दुख ही ना आता हो? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, उसके गीत मधुर होते हैं, उसके गीतों से सुनकर इन्होंने इतना बताया है कि वो इतनी खुश रहती है, इतनी वो रहती है। तो इस तरह की चीजें, तो यही एक क्वालिटी है एक पोइट की, एक राइटर की। वो एक पॉइंट को लेकर उसमें इतनी ज्यादा इमेजरी, इतना ज्यादा जो है वो एग्जैजरेट करके उसमें लव, फीलिंग, फियर या जो भी चाहे उस इमोशन को डाल सकता है। उसको बिल्कुल आपको वो चीजें आपके सामने बिल्कुल बहती हुई सी दिखा सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो दिस इज द पावर, दिस इज द क्वालिटी ऑफ पेन, दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ पोएट। ठीक है, आगे देखिए, better than all measures of delightful sound, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were thou scorn of the ground। आगे वो कहते हैं कि सबसे मधुर, श्रेष्ठ, सबसे मधुर ध्वनियों में श्रेष्ठ, यानी कि तुम्हारी जो ध्वनि है, तुम्हारा जो साउंड है, वो सभी ध्वनियों में क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे मधुर है। और बेटर देन ऑल टीचर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, यानी कि किताबों में मिलने वाले संपदाओं में श्रेष्ठ, यानी कि किताबों में, बुक्स में जितनी क्वालिटी है, जितनी प्रतिभा है, जितनी संपन्नता है, जो चीजें हम किताबों में पा सकते हैं उनसे भी ज्यादा। और जो तुम्हारा साउंड है कैसा है, उन सभी चीजों से क्या है, किताबों में श्रेष्ठ है, सारी ध्वनियों में सबसे ज्यादा मधुर है। Thy skill to poet were thou scorn of the ground, यानी कि धरती को
अवमानना करने वाले पक्षी, तुम कितनी महान हो, यानी कि तुम जो है, तुम्हारी जो स्किल है, यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि तुम्हारी खुशी के राज के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, यानी कि तुम्हारे जो गीत है अगर मैं उनके बारे में बताना चाहूँ कि दुनिया में जो भी गाना है या जो भी खजाना है, जो बुक्स के ज्ञान है, वो सब, इन सब से बेहतर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा गीत है। चाहे बुक्स के ज्ञान के बारे में बात कर लें, चाहे सारे साउंड्स के बारे में बात कर लें, हर चीज से बेटर क्या है, तुम्हारा सॉन्ग है, तुम्हारा ये मधुर सा गीत है। तुम्हारा गीत पोएट को पोएट्री लिखने के लिए क्या करता है, इंस्पायर करता है, उसे प्रेरणा देता है। द स्किल टू पोएट वर्क, ठीक है, हर चीज से तुम क्या हो, महान हो, ठीक, क्योंकि तुम पृथ्वी पर तो रहती ही नहीं, तुम हमेशा क्या है, आसमान में उड़ती हो, आसमान को प्रेम करती हो, ऊंचाइयों को प्रेम करती हो, ऊंचाइयों में उड़ती जाती गाना गाती हो, इसीलिए तुम कितनी महान हो। आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना स्ट्रेंजा नंबर 21। स्ट्रेंजा नंबर 21 और ये लास्ट स्ट्रेंजा है। इसमें ये क्या कहते हैं, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ड शुड लिसन दी एज आई एम लिसनिंग यू। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने मेन पर्पस क्या बताया, उन्होंने मेन पर्पस ये बताया, इन्होंने कहा कि काश मुझे तुम्हारी आधी उत्साह की शिक्षा दे दो। तुम मुझे, यानी कि तुम जितना ज्यादा खुश रहती हो, तुम्हारे अंदर जितनी पावर है, जितनी हैप्पीनेस है, जितना ब्रेन है, हर चीज से आधा अगर तुम मुझे क्या करो, शिक्षा दे दो, अगर तुम्हारे जो तुम्हारे मस्तिष्क में है, ठीक है, उसे मैं जान पाऊं, फिर भी मेरी जुबान जो है ऐसे सुमधुर पागलपन प्रवाहित होने वाले जो गीत हैं उन्हें मैं, मतलब कि जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी आवाज को, तुम्हारी साउंड को, तुम्हारी गीत को, एज आई एम लिसनिंग नाउ, जैसे मैं सुन रहा हूँ, द वर्ल्ड शुड लिसन दी देन, यानी कि मुझे भी क्या है, वो संसार क्या करे, सुने। आगे देखिए वो कह रहे हैं कि जिस तरह तुम खुश रहती हो, तुम्हारी खुशी का राज अगर तुम मुझे भी बता दो, अगर तुम मुझे बता दो, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, यानी कि तुम जितना खुश रहती हो, अगर तुम ज्यादा नहीं, सिर्फ मुझे उसका हाफ, उसका आधा भी तुम अपनी खुशी का राज मुझे बता दो, मुझे सिखा दो, मुझे शिक्षा दे दो, और तो मैं भी क्या हो, मुझ में भी वो खुशी, वो मधुरता आ जाए, मधुर गीत मेरे भी होठों से निकल जाए, यानी कि मेरे जो फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, यानी कि अगर तुम मुझे सिखाओगी तो मेरे भी होठों से क्या है, शायद उतने मधुर जो गीत है वो निकल पाए, ये दुनिया भी मुझे ऐसे ही सुने जिस तरह से मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। इस स्टेंजा में वो यही कह रहे हैं कि तुम भैया जिस तरह तुम्हारे पास खुशी है, तुम इतना खुश होकर जिस तरह से गाना गाती हो, उस खुशी का आधा भी काश तुम मुझे अगर सिखा पाती, मुझे बता पाती, और तुम जो जानती हो, ब्रेन मस्ट नो, यानी कि जितना भी तुम जानती हो उसका थोड़ा भी अगर तुम मुझे दे पाती, तो सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, तो जो ये हार्मोनियस जो सॉन्ग है, जो मेलोडियस सॉन्ग है जो तुम गाती हो, शायद उसका आधा भी मेरे लिप से, मेरे मुंह से भी जो है फ्लो हो पाता, यानी मैं भी इतना मधुर गीत गा पाता, इतनी मधुर पोएट्री लिख पाता। द वर्ड शुड लिसन दी एज आई एम लिसनिंग नाउ, जिस तरह से मैं तुम्हें सुन रहा हूं उस तरह से मेरे भी मधुर गीत को दुनिया जो है वो सुनती। तो ऑब्वियसली सैली जी, हम सभी आपके इस मधुर गीत को सुन रहे हैं ना गाइज। क्या कर रहे हैं, इन चीजों को हम पढ़े और सुनी तो रहे हैं, जैसे कि उसके गीत जो है हर जगह पूरे संसार में फैल गए हैं, हर कोई स्काईलार्क के गीत को सुन पाता है, फील कर पाता है, जिस तरह हर चीज से, हर ब्यूटीफुल फॉर्म से, हर चीज से दुख से परे है उसके गीत, बिल्कुल उसी तरह से आपकी भी जो ये पोएट्री है इसको आपने अमर कर दिया है, आपने भी जो है इसको क्या कर दिया है, बिल्कुल जो है अमृत तो दे दिया है, अमर कर दिया है। और हाँ, बिल्कुल उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, आपके सॉन्ग को, आपकी इस पोएट्री को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो देखिए कलम की ताकत, एक पेन की ताकत आपको दिखाई दे गई कि किस तरह से स्काईलार्क को कंपेयर करके उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बताई, और स्काईलार्क के थ्रू वो क्या हो गए, बिल्कुल अमर हो गए, उनकी ये जो पोएट्री है वो अमर हो गई, इसको आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को पता है। आप लोगों को आज मेरा फास्ट है, और जिसे बोलते हैं मतलब कि बिना पानी वाला जो व्रत होता है, तो वो वाला फास्ट है। खैर मैंने यहाँ तक समझा दिया है, हालांकि आपकी पीपीटी में देखिए और भी चीज़ें हैं, ये देखिए इन चीज़ों को ना मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगी। अभी मैं जो है आपको क्या करूँगी कि ये जो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है इसको डाल देती हूँ, क्योंकि अब मतलब
आवाज नहीं निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्यास के मारे गला जो है वो बंद हो रहा है। तो ये चीजें अभी मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद बाकी जो भी आपको बचा है ये आपको पार्ट नंबर 2 में मिल जाएगा। ठीक, पार्ट नंबर 2 में मैं आपको ये सारी बाकी चीजें जो है, आपकी स्लाइड देखिए यहाँ पर है ना, ये चीजें मैं आपको यानी कि फिगर ऑफ स्पीच, ये किस मीटर किस फॉर्म में लिखा गया है, ये सारी चीजें, और ये क्वेश्चन जो है ये सारी चीजें, और आपके मेंस के क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। और उसके बाद फिर मैं एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें कि आपको जो है पूरा का पूरा दोनों पार्ट एक साथ मिल जाएगा। गाइज प्लीज प्लीज प्लीज, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं भी अच्छा लगा गाइज तो भी अपने रिस्पॉन्स दीजिए, लेकिन एटलीस्ट पैसिव लर्नर मत बनिए, एक्टिवली परफॉर्म कीजिए मेरी क्लास में। मैं यही चाहती हूँ और इसमें आपका भी फायदा है। अगर आप एक्टिवली जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फटाफट कमेंट्स में टाइप करते जाएंगे, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने देखा है कि स्काईलार्क को कैसे उन्होंने ग्लोरीफाई किया है, कब रिटर्न है, कब पब्लिश है, ये सब की पॉइंट्स में लिखते जाएंगे ना, तो चीजें मतलब बिलीव मी आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे, और एग्जाम में बिल्कुल ऐसे बहेगा जैसे कि बिल्कुल झरना बहता है ना, वैसे चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल फ्लो होंगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज, एंड आई नीड वाटर। तो अभी तो मैं ले नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी जा रही हूँ मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। पार्ट 2 के लिए वेट करिएगा। बाय। चलिए आइए आज हम जो है इसका पार्ट 2 कर लेते हैं, और बिल्कुल परेशान ना हो वो लोग जो है पार्ट मतलब कि एक ही में देखना चाहते हैं। जैसे बहुत लोगों का होता है कंसर्न कि मैम मुझे मास्टर वीडियो ही चाहिए ताकि मुझे एक ही जगह सारी चीज़ें जो है वो मिल जाए। तो डोंट वरी, मैं आपको जो है इसका मास्टर वीडियो भी यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ भी मैं इसको अपलोड कर दूंगी। फिलहाल पार्ट 1 अगर आपने देख लिया है तो पार्ट 2 जो है ये आपका मैं डालने चल रही हूँ, जिसमें मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच, MCQ एंड आपके मेंस के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और साथ ही साथ मैं आपको इसके जो भी मीटर यूज हुए हैं, राइम वगैरह, वो सब चीज़ें भी बताऊंगी। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को फट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, इसके बाद हम इसके राइम, मीटर, ये सारी चीजें देखेंगे, और बहुत जरूरी है ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। अगर बात करें एपस्ट्रोफी की, तो अगर हम, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर हम किसी एब्सेंट चीज को या किसी इमेजिनरी पर्सन को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम डायरेक्टली एड्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो एपस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पर जो है वो आपके जो पोएट हैं, शैली हैं, उन्होंने स्काईलार्क को एड्रेस किया है, और कैसे एड्रेस किया है, जैसे कि जो है वो सुन रहे हैं उसको और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो उस तरीके से उन्होंने क्या किया है, इसको एड्रेस किया है। जैसे देखिए, हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट, यानी कि तुम्हारा स्वागत है, हे प्रसन्न रहने वाली पक्षी, प्रसन्न रहने वाली चिड़िया, तुम्हारा स्वागत है। तो किस तरीके से वो उनको जो है डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका फिगर ऑफ स्पीच यानी कि एपस्ट्रोफी। नेक्स्ट पे चलते हैं मेटाफर। तो मेटाफर और सिमिली दोनों का ही यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज हुआ है, और देखिए यहाँ पर एक्चुअली मुझे लगता है मेटाफर नहीं, आपका जो है बहुत सी जगह पे तो आपको सिमिली देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सिमिली भी लिखोगे, अगर आगे नहीं हुआ तो मैं देखती हूँ। देखिए, अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। जब हम लाइक और एज का यूज किए बिना दो डिफरेंट चीज में कंपैरिजन करते हैं तो दैट इज मेटाफर। ठीक है, इसमें सिमिली भी बहुत ज्यादा यूज हुई है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम मेटाफर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बर्ड दाउ नेवर वर्ड, यहाँ पर क्या है, स्काईलार्क को क्या किया गया है, मेटाफोरिकली डिस्क्राइब किया गया है। किसके रूप में, एक स्पिरिट के रूप में। किसके रूप में, एक स्पिरिट के रूप में कहा गया है ना कि हे स्काईलार्क, तुम एक जो है आत्मा हो, या मतलब तुम एक बर्ड तो हो ही नहीं बल्कि तुम एक जो है अच्छी आत्मा हो। तो यहाँ पर क्या किया गया है, स्पिरिट से एड्रेस किया गया, या फिर आप कहिए कंपैरिजन किया गया है। ठीक, दो अलग चीजों का, स्पिरिट एक इधर और जो है उधर देखिए आपका जो है स्काईलार्क है। तो नॉट ए लिटरल बर्ड की तरीके से नहीं। तो यहाँ पर क्या आपका मेटाफर जो है वो यूज हो रहा है, फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट देखिए, लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट्स। अब यहाँ पर क्या है, किसकी तरह, स्काईलार्क को, जो स्काईलार्क है उसको किसकी तरह कंपेयर किया गया है, पोएट की तरह कंपेयर किया गया है। तो यही एक लाइन लाइक अ पोएट हिडन, यहाँ पर आपकी दो फिगर ऑफ स्पीच आई हुई है। एक तो यहाँ पर लाइक का यूज किया गया है, ठीक, लाइक का यूज किया गया है कि पोएट की तरह, और दूसरी चीज ये जो वर्ड पोएट आया हुआ है, ये जो वर्ड पोएट आया हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका मेटाफर है। क्योंकि पोएट की जो क्वालिटीज हैं कि जिस तरह से पोएट जो है वो अपने थॉट्स में, अपनी चीजों में खोया हुआ रहता है, अपने विचारों में मग्न रहता है, गुम रहता है, बिल्कुल उसी तरह से जो स्काईलार्क है उससे भी कंपैरिजन किया गया है स्काईलार्क का पोएट से। तो यहाँ पर आपका मेटाफर भी हो जाएगा, एंड लाइक जो है वो आपका सिमिली है। नेक्स्ट देखिए, दाऊ कॉर्नर ऑफ ग्राउंड, यानी कि इम्प्लाइंग द बर्ड लिव्स इन लॉफ्टी रियल्स एंड मेटाफोरिकली अबव ह्यूमन कंसर्न। ठीक है,
अब ये जो आपकी बर्ड है इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, देखिए द कॉर्नर ऑफ ग्राउंड, जो बर्ड है आपकी वो किस तरह से दिखाया गया है कि जैसे ह्यूमन कंसर्न की तरीके से किस तरीके से रहती है रियलिस्ट। तो ये आपका जो कंपैरिजन है ये आपको थ्रू आउट द पोएम मिल जाएगा। कभी कहीं आपको रेनबो से कंपैरिजन मिलता है, कहीं मून से मिलता है, कहीं सेकंड सन से मिलता है, तो इस तरह से आपको कंपैरिजन मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो है वो मेटाफर देखने के लिए मिलता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमिली की, तो सिमिली तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भर भर कर यूज़ हुई ही है, बहुत ज़्यादा उन्होंने सिमिली का यूज़ किया है। एंड सिमिली वेरी सिंपल, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लाइक, एज और सो जैसे वर्ड्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, उन्होंने किसको बोला है कि जो स्काई लार्क है, जो स्काई लार्क है वो किस तरीके से ऊपर आसमान में उड़ती हुई जा रही है, जैसे कि आसमान में वो इतनी ऊंचाइयों पर उड़ रही है, मानो जैसे जो क्लाउड, जो फायर होता है, उस फायर का जो क्लाउड होता है ऊपर आसमान में उड़ता ही चला जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जो स्काई लार्क है वो भी क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। तो यहाँ पर भी देखिए क्लाउड ऑफ फायर से कंपैरिजन किया गया है विथ यूजिंग लाइक। तो नेक्स्ट देखिए लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगिन। अब इन्होंने यहाँ क्या कहा है, अनबॉडीड जॉय कहा है, यानी कि तुम किसी शरीर के रूप में हो ही नहीं, तुम इतना खुश रहती हो, ऐसा लगता है मानो तुम्हें देखकर तुम्हारी रेस जो है वो जस्ट अभी क्या है, बिगन हुई है। तो यहाँ पर भी क्या आप देख रहे हैं, इस वर्ड लाइक का यूज किया गया है। नेक्स्ट लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, यानी हेवन के स्टार की तरीके से भी किसको, स्काईलार्क को यूज किया गया है कि जैसे हेवन का स्टार है, दिन में दिखाई नहीं देता बट वो होता जरूर है, उसकी प्रेजेंस हमें पता होती है कि है। तो उसी तरह तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही क्योंकि तुम बहुत ऊपर उड़कर जा चुकी हो, लेकिन मुझे तुम्हारी प्रेजेंस तुम्हारे स्वीट मेलोडियस सॉन्ग से पता चल रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए लाइक अ हाई बॉर्न मैडन इन अ पैलेस टावर। अब ये देखिए यहाँ पर किससे कंपैरिजन किया गया है, जो हाई बॉर्न मैडन है, यानी कि जो बड़े बड़े घरानों में प्रिंसेस जो होती हैं उनसे क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर कि स्काईलार्क जो है कैसी है, वो बिल्कुल वेरियस ब्यूटी है उनके अंदर और अनरीचेबल है एंड मिस्टीरियस थिंग है। कैसे, क्योंकि जो प्रिंसेस है वो सब हर किसी के पहुंच में नहीं होती, हर कोई उसे अप्रोच नहीं कर सकता। प्रिंसेस है तो उसके मतलब उसके तक कुछ लिमिटेड लोग ही पहुंच सकते हैं और उसकी ब्यूटी जो है वो सब कुछ मतलब हर किसी के लिए नहीं है। तो बिल्कुल वही कहा जा रहा है कि तुम जो स्काईलार्क को, तुम्हारा कंपैरिजन बिल्कुल उसकी तरह किया जा रहा है जैसे वो अपने आप में गाने गा के, गुनगुना के अपने खुशियों में खुश रहती है, मग्न रहती है अपने प्यार में, बिल्कुल उसी तरीके से तुम भी क्या है, बिल्कुल खुश रहती हो और तुम्हारे गीत जो है वो खुशियों से भरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो तुमने कभी दुख को देखा ही ना हो, सैडनेस तुम्हारी लाइफ में आई ही ना हो, तो तुम्हारे गाने जो है वो इतने ज्यादा ब्यूटियस मेलोडियस होते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। जब भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती हैं तो वो क्या होता है, वो आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। एंड अगेन मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन पर्सोनिफिकेशन एंड अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में क्या है, डायरेक्टली एड्रेस होता है, बट पर्सोनिफिकेशन में डायरेक्टली एड्रेस नहीं होता है। यहाँ पर जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं वो किसी नॉन ह्यूमन थिंग को दी जाती है, जैसे कि प्योरेस्ट दाई फुल हर्ट। अब यहाँ पर स्काईलार्क जो है वो डिस्क्राइब्स एज पोरिंग आउट इट्स हर्ट लाइक अ पर्सन। जैसे कि एक पर्सन होता है, किस तरह से वो बिल्कुल अपने हृदय की चीज़ों को, उसके जो सुख हैं दुख हैं बताता है, बिल्कुल उसी तरह से वो भी क्या कर रही है, बिल्कुल गाना जो है वो गा रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इस तरीके से है उसको पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट देखिए द मून रेन्स आउटर बीम्स, यानी कि मून इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी टू रेन बीम्स। अब जो मून की किरणें हैं, जो दिखाया गया था कि मून की किरणें जिस तरह से पड़ती हैं और पूरी चांदनी रात बिखर जाती है, हर जगह पूरी आसमान में रोशनी हो जाती है, तो मून जो है वो रेन नहीं करता, मून की क्वालिटी रेन करने की नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि क्या किया गया है, वो क्वालिटी उसको दी गई है। ठीक है, तो मून को जो है बिल्कुल ह्यूमन एबिलिटी की तरह दिखाया गया है। तो ये आपका हो गया पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एंड आपको पता है ये आपकी पोम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको ये पढ़ना। मैंने आपको पहले ही बताया जब ये सीरीज स्टार्ट की थी कि किसी भी वर्क को आपको पढ़ना कैसे है। थोड़ा सा आपका कुछ मिनट लूंगी, आपको फिर से अगेन बताना चाहूंगी। सपोज दैट आपने कोई पोएट उठाया, ठीक, तो पहले तो आपको उसकी बायोग्राफी पढ़नी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बहुत डिटेल में नहीं आपको, लेकिन उसकी बायोग्राफी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। प्लस आपको ये देखना है कि वो कौन से सेंचुरी से बिलोंग करता है, यानी कि उनका बर्थ कब हुआ है, उनके जो मेन वर्क्स हैं, जो फेमस वर्क्स आए हैं, वो किस टाइम
टाइमलाइन पीरियड में आए हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब वो थे, यानी कि जब उनका बर्थ हुआ था या फिर जब वो अपने इंपॉर्टेंट वर्क लिख रहे थे, उस समय कौन सी मोनार्क थी, यानी कि वहां पर किस मोनार्क का शासन था, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि और उस वो जो आप जो भी वर्क पढ़ रहे हैं, स्पेशली उस वर्क का जॉनरा क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो क्या फॉल करता है, इज इट अ सोनेट, इज इट अ बैलेड या ओड है, या फिर आपका ड्रामा है या प्ले है, आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक, उसके जॉनरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको उसका पब्लिश डेट, रिटन डेट पता होनी चाहिए। एंड अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुए हैं, ये सारी चीजें। और सब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलरली वर्क को लेकर के अगर किसी फेमस राइटर ने कोई कमेंट दिया है, वेदर उसको प्रेज किया है या फिर क्रिटिसाइज किया है, तो दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से चीजें जो है वो आपके एग्जाम में आती हैं। आपको कोई भी वर्क जो है वो फुली इस तरह से कंप्लीट करना है। अगर आप इस तरह से कंप्लीट करोगे तो देखिएगा कि डेफिनेटली आप एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन को बीट कर पाओगे। अब पिछली बार जो एलटी का एग्जाम हुआ था उसमें आपके जो क्वेश्चन आए थे, आपको जैसे कि द वेस्टलैंड दे दिया या कोई भी वर्क उठा के दे दिया, तो आपसे पूछ लिया कि ये जो है वो किस तरह के, मतलब किस जॉनरा में फिट होता है। जैसे एब्सर्ड, मान लीजिए सपोज दैट एब्सर्ड लिटरेचर का कोई भी एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए सपोज दे दिया द बर्थडे पार्टी आपको दे दिया। अब आपसे पूछ लिया कि ये किस जॉनरा के अंदर फिट होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है वो एब्सर्ड थिएटर के अंतर्गत आता है, एब्सर्ड प्ले है ये, या एब्सर्ड वर्क है, जो भी है। तो उस तरह से चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतने डेप्थ में आपको पढ़ना है, पूरी चीजें क्लियर कर लेनी है, ताकि आपको सब चीज पता चल जाए, अच्छे से एग्जाम आप अच्छे से क्रैक कर पाओ। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस पढ़ लेना, कोरम पूरा कर लेना, नॉट। आपको बस करना क्या है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ना है कि अगर हम जो वर्क कंप्लीट कर रहे हैं वहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझसे छूटे नहीं, इस तरह से ध्यान रख के पढ़ना है। तो चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, जो कि मैंने आपको बता दी, इसको ध्यान रखिएगा। ये अब आइए हम चलते हैं, अपना अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो देखते हैं। वो क्या है? एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत कॉमनली जो है आपको पोम्स में मिल जाएगा। इसमें होता क्या है, रेपिटेशन साउंड होता है, और कैसा, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार रिपीट होते हैं एंड बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे। लास्ट में नहीं, मिड में नहीं, बल्कि बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स जो है वो जब बार बार रिपीट होंगे तो वो क्या होगा, आपका एलिट्रेशन होगा। जैसे देखिए सिल्वर स्पैर, तो एस एस का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। एंड अगेन स्पिरिट, स्प्रिंगेस्ट, सॉर एंड सिंगेस्ट, यहाँ पर भी एस एस का साउंड रिपीट हो रहा है। देन नाउ आगे देखिए आप क्या है, साउंड ऑफ वर्नल शोर ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास। ठीक, यहाँ पर देखिए एस एस का साउंड रिपीट हो रहा है। अगेन ये देखिए साउंड एंड शार। तो ये चीज़ है, ये आपका एलिट्रेशन होता है जब भी कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में रिपीट होता है। तो ये आपका क्या है, एलिट्रेशन है। नेक्स्ट जो है वो इमेजरी। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी इमेजरीज का यूज किया गया है, आपके पोएट ने किया है। और आपको उस इमेजरी को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए मैंने भी आपके सामने बहुत सारी इमेजेस यूज की हैं, ताकि आप जो है बहुत अच्छे से समझ पाओ, कनेक्ट कर पाओ कि एक्चुअली हमारा जो पोएट है वो कहना क्या चाह रहा है, फील क्या कर रहा है उस समय। तो बहुत सारी इमेजेस यूज की गई हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको पार्ट 1 देखना चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से ग्रास्प कर पाओगे। तो इमेजरी में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती है अपीलिंग टू सेंसेस, यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं जो कि हमारे सेंसेस को अपील करती है, चाहे वो विजुअल इमेजरी हो सकती है या फिर आपका साउंड से रिलेटेड या कुछ भी। तो देखिए जैसे यहाँ पर गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सेकंड सन। अब जो सेकंड सन है, आपका डूबता हुआ जो सूर्य है, उसकी जो गोल्डन लाइटनिंग है, जैसे ही ये बात बोली जाती है आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज क्रिएट होती है डूबते हुए सूरज की, उस आसमान की। तो ये विजुअल इमेजरी है। ठीक, ये विजुअल इमेजरी वो होती है जब कोई चीज ऐसे बोली जाए और सामने आपके एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, दैट इज विजुअल इमेजरी। ठीक, आपके सेंसेस को अपील करे। और अगेन देखिए आपका जो सेकेंड इमेजरी यूज हुई है वो है रेन अवेकेंड फ्लावर। यहाँ पर देखिए टैक्टिल एंड विजुअल इमेजरी यहाँ पर यूज हुई है कि रेन सेकेंड अवेकेंड फ्लावर, किस तरह से जो है वो जब बूंदें पड़ती हैं, ठीक, छोटी छोटी रेत ओस की बूंदें और छोटी छोटी बारिश की बूंदें जब पड़ती हैं तो किस तरह से जो फ्लावर्स हैं वो जग उठते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है आपका अगेन इमेजरी यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए ग्लो वार्म गोल्डन। अब जैसे ही ग्लो वार्म गोल्डन का नाम आया तो स्पेशली जो लोग गाँव इलाके से हैं, जो गाँव में कभी रहे हैं, तो उन लोगों के सामने तो बिल्कुल ये जो है विजुअल एंड डेलिकेट इमेजरी सामने आई होगी। उनके आंखों के सामने एक इमेज क्रिएट हुई होगी किसकी, जुगनू की, कि जुगनू किस तरह रात में दिखाई नहीं देता लेकिन सिर्फ उसकी जो लाइट है जो चमकती रहती है वो दिखाई देती है। तो आपके सामने एक इमेज क्रिएट हुई ना, तो यही है आपका इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच। तो ये आपका यहाँ पर इतनी जो है वो इमेजरी यूज हुई है।
आगे देखिए, अगला है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है, आपका एक स्टेटमेंट होता है दैट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, जो कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, अपने आप में ही लगेगा कि ये क्या बात है, अपने आप को ही कंट्रास्ट कर रहा है, लेकिन रिवील्स द ट्रुथ, वो क्या करेगा, वो एक ट्रुथ को बताएगा, ट्रुथ को रिवील करता है। जैसे कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट फेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन को यूज किया है उन्होंने कि इमोशन एंड क्रिएटिविटी को, उन्होंने, जब आप इस पैराग्राफ को याद करोगे ना, एक्चुअली जब मैंने इस पूरे स्टैंजा को पढ़ाया था तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि उन्होंने कहा था कि अगर हम तुम्हारे जैसे मतलब लाइफ के दुखों को भूल जाएं, जैसे कि तुम हमेशा खुश रहती हो स्काईलार्क, अगर उसी तरह से हम भी कोशिश करें कि हम दुख को, दर्द को, पीड़ा को, पास्ट में जाने को, फ्यूचर के बारे में सोचने को, अगर हम हर चीज को भूल भी जाएं और हम एक स्वीटेस्ट सॉन्ग गाने की कोशिश करें या स्वीटेस्ट थॉट सोचने की कोशिश करें या हम खुश रहने की कोशिश करें या हम जब सबसे ज्यादा खुश रहते हैं उस समय की जो हमारी हंसी होती है ना, उसमें भी एक पीड़ा, एक दुख, एक तकलीफ जो है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या है, पैराडॉक्स है, ये अपने आप में ही बिल्कुल ऐसा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लग रहा है कि जब कोई अगर स्वीटेस्ट सॉन्ग गा रहा है, वो खुश है, वो स्वीट है, तो कैसे ही वहां पर सैडेस्ट थॉट आ सकता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कंट्रास्ट है, अपोजिट है, लेकिन ये एक ह्यूमन कंडीशंस की, ह्यूमन इमोशंस की सच्चाई को भी दिखा रहा है कि हम जो होते हैं, हम जब भी खुश होते हैं, हमारी लाइफ में जब सबसे खुशी का पल होता है, तो उस समय भी हमें कहीं ना कहीं दिमाग के किसी ना किसी कोने में हमें कोई तो चीज़ ऐसी होती है जो हमें लगता है कि हाँ ये मेरी पूरी नहीं हुई, ये मेरे पास होनी चाहिए, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा सैड होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एक्चुअली मेरी गलती ये होती है कि बार बार मैं वही सेम मिस्टेक करती हूँ, मैं बिना पानी लिए बैठ जाती हूँ, ठीक है, और कल के फास्ट की वजह से आज और ज़्यादा प्यास भी लग रही है। तो खैर चलिए, अब तो बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगी, जितना भी है उसको कंटिन्यू करूंगी पहले। तो अगर एनाफोरा की बात करें तो एनाफोरा में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट अ बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन। सक्सेसिव लाइन के बिगिनिंग में कोई वर्ड या फ्रेज जो है वो बार बार आता है, ठीक है। अब देखिए, आप एनाफोरा और एलिट्रेशन में कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे कि एलिट्रेशन में आपको पता है कि बिगिनिंग जो है वो रिपीट होती है, लेकिन आप ध्यान रखोगे बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, ठीक है, बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, ना कि कोई वर्ड या फ्रेज। जब कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट होगा बिगिनिंग सक्सेसिव लाइन में तो वो एनाफोरा होगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखिए, लाइक लाइक लाइक, तो ये जो चीज जो है ये आपका बार बार क्या हो रहा है, आने वाली सक्सेसिव लाइन में बार बार रिपीटेडली यूज किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये आपका एनाफोरा है। आगे देखिए, अगले पे चलते हैं। अगला जो है हमारा, अगला है हाइपरबल। तो अब हाइपरबल तो डेफिनेटली यूज ही हुआ है, ये तो मैं पढ़ाते समय भी आपको बोली थी कि किसी एक पॉइंट को इन्होंने पकड़ा, एक्चुअली किसी एक बर्ड को पकड़ा या किसी विंड को, जैसे इन्होंने लिया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इन्होंने क्या किया था, ईस्ट टू वेस्ट विंड में विंड को, मतलब अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, इसको दिखाने के लिए इन्होंने विंड को कितना ज़्यादा एग्जैजरेट किया था और किस तरीके से जो है वो बताया था। और फिर अभी देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने स्काईलार्क को जो है वो इतना ज़्यादा एग्जैजरेट किया है और उसकी जो स्वीट सॉन्ग है उसको उन्होंने कितना ज़्यादा कंपेयर किया हुआ है कि किस तरह से वो महान है। तो ये आप क्या बोलोगे, ये एग्जैजरेशन ही तो है, ठीक है। तो देखिए, बेटर देन ऑल ट्रीजर्स दैट इन बुक आर फाउंड, एक्सेजरेट द वैल्यू ऑफ स्काईलार्क सॉन्ग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्काईलार्क के सॉन्ग को जो है ये एक्सेजरेट ही तो कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी भी बुक के ज्ञान से, किसी भी हर चीज के महत्व से, हर चीज के ज्ञान से, नॉलेज से ज्यादा इन्होंने किस चीज को वैल्यू दी है, इन्होंने स्काईलार्क के सॉन्ग को इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी है कि इवन एक बुक की वैल्यू से भी ज्यादा इन्होंने बताया है। तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं, एक्सेजरेट कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबल है। नेक्स्ट है आपका सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या है, यूज ऑफ वन थिंग टू रिप्रेजेंट अनदर थिंग। जब हम किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी जो है किसी चीज का यूज करते हैं, ठीक, तो वहां पर क्या होता है, आपका सिंबलिज्म होता है। जैसे कि यहाँ पर स्काईलार्क है, उसको हम सिंबलाइज कर रहे हैं किस चीज से, प्योर से, अनटेंटर्ड इंस्पिरेशन से, जॉय से, अ कंट्रास्ट ऑफ ह्यूमन सोरो एंड लिमिटेशन से हम क्या कर रहे हैं, उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं कि वो कितनी प्योर है, अनटेंटेड है, अनटेंटेड इंस्पिरेशन है, जॉय है उसके अंदर, कितनी ज्यादा खुशी है उसके अंदर। तो इस चीज को क्या कर रहे हैं, वो सिंबलाइज कर रहे हैं किसके माध्यम से, स्काईलार्क के माध्यम से।
नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं पीछे चलूंगी और मैं यहीं पर आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर कौन कौन सा मीटर यूज हुआ है। अगर बात करूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है थोड़ा, तो मैं यहीं बता देती हूँ। तो ये देखिए, अगर मैं बात करूँ इसकी राइम स्कीम की, आई थिंक मैंने राइम स्कीम बता दी है क्या शायद, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि मुझे याद नहीं कि पार्ट 1 में मैंने बताया है या नहीं। तो इसके राइम स्कीम है A B और राइम स्कीम निकालना तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, तो आप आराम से जो है उसको समझ सकते हो। तो ये वाली राइम स्कीम यूज हुई है। अब अगर बात करें मीटर की, तो मीटर के लिए मुझे लगता है मुझे पोम पे चलना पड़ेगा। चलिए वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि नहीं तो मुझे बहुत स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा था कि जो आपका है वो कितने, ये जो आपकी पूरी पोएम है वो आपकी 4 और 5 लाइंस का एक स्ट्रेंजा आपका पड़ रहा है। एक स्ट्रेंजा 5 लाइंस के हैं और इस तरह के टोटल कितने स्ट्रेंजा हैं, 21 स्ट्रेंजा हैं। तो इसमें जो 4 लाइंस हैं आपकी, ऊपर की 4 लाइंस, इनका मीटर अलग है और लास्ट की जो 5 लाइन है इसका मीटर अलग है। ठीक है, इसका मीटर जो है आपका अलग है। अब हमें जानना है कि कौन कौन सा है। तो जो ये आपका पहला वाला है, यानी कि जो 4 लाइंस है, इसमें क्या है आपका ट्रोकेइक मीटर यूज हुआ है। कौन सा? ट्रोकेइक ट्राईमीटर यूज हुआ है। बिल्कुल परेशान मत होइए, ये ट्राईमीटर क्या है ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आप ये लास्ट की जो 5वीं लाइन है, ये आपको हर स्ट्रेंजा में थोड़ी बड़ी दिख रही होगी, लेंथ में थोड़ी बड़ी दिख रही होगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इन्होंने एक लंबा मीटर यूज किया है। और वो कौन सा मीटर है, वो कौन सा मीटर यूज किया है इन्होंने? आइएम्बिक हेक्सामीटर यूज किया है। और इस आइएम्बिक हेक्सामीटर को हम अलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं। कौन सा मीटर यूज हुआ है? यहाँ पर यूज हुआ है आपका आइएम्बिक हेक्सामीटर। ठीक है, आइएम्बिक हेक्सामीटर यूज हुआ है। अभी इस दो टर्म को हम समझ लेते हैं कि ये दो टर्म एक्चुअली हैं क्या। ठीक, इन दोनों टर्म को समझ लेते हैं कि ये दोनों टर्म है क्या। तो ट्रोकेइक और आईएम को पहले हम समझते हैं। ठीक है, और मैं आईएम से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आईएम को आपने कई बार मैंने आपको बताया है, तो आपके लिए ईजी होगा समझना। आईएम क्या होता है? जब अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड होता है, यानी कि जब कोई भी वर्ड है उसमें जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस्ड सिलेबल जो आया हुआ है, ये एक पैटर्न जो है ये क्या कहलाता है? अनस्ट्रेस्ड कहलाता है। यानी कि जब हम वो एम्फेसाइज करके, कम एम्फेसाइज करके बोलते हैं उसको अनस्ट्रेस्ड बोलते हैं, और जिन वर्ड्स पे, जिन साउंड पे हम ज्यादा एम्फेसिस डालते हैं उसे हम स्ट्रेस्ड बोलते हैं। तो ये आपका अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस, ये आपका क्या होता है? ये आपका आईएम होता है, राइट। एंड अगर बात करें ट्रोकेइक की, तो ट्रोकेइक जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें पहले स्ट्रेस्ड आपका सिलेबल होगा, देन आपका अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। ठीक, तो ये आपका होता है ट्रोकेइक। बाकी हम पूरा जब मीटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा डिटेल में आपको एनापेस्टिक या जो भी जितने भी हैं सब कुछ बताने वाली हूँ। ठीक, अब हमने ट्रोकेइक और आईएम तो समझ लिया, लेकिन अब ये जो ट्राईमीटर और हेक्सामीटर है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपके नंबर्स को दिखाता है कि ये मीटर, ये जो आपका ट्रोकेइक आया हुआ है, ये कितनी बार आया है उसको दिखा रहा है। तो ट्राई मीन्स होता है 3। तो यानी इस तरह का जो पैटर्न है, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, ये आपका कितनी बार आया है? एक लाइन में 3 बार आया है। ये जो पैटर्न है ये आपका कितनी बार यूज हुआ है? 3 बार यूज हुआ है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोकेइक ट्राईमीटर बोलते हैं। और अगर बात करें आइएम्बिक हेक्सामीटर की, तो हेक्सामीटर में जो है वो आपका टोटल कितनी बार ये पैटर्न यूज होगा? 6 बार यूज होगा, क्योंकि पेंटामीटर में 5 बार यूज होता है एंड हेक्सामीटर में आपका 6 बार यूज होगा। ठीक, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई स्ट्रेस होता है। ठीक, आपका 6 टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? आइएम्बिक हेक्सामीटर हो गया। तो ये थी ऑल अबाउट आपका जो है पूरी इंफॉर्मेशन। इसके बारे में एक चीज और बता दूं कि ये जो आपका ओड टू स्काईलार्क है, ठीक है, अगर इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज और जाने, जो थॉमस हार्डी है उन्होंने भी एक पोम लिखी है स्काईलार्क्स नाम से ही। ऑब्वियसली 1 2 3 और भी हैं, वो आपको बताऊंगी फिर कभी, लेकिन यहाँ पर आप जानिए सैलीज स्काईलार्क। यहाँ पर क्यों बता रही हूँ इसको? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमें कोई भी वर्क वैसे कंप्लीट करना है कि उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जाननी है, और अगर किसी और फेमस राइटर ने उस वर्क के बारे में कुछ भी कहा है या उस पर कोई भी वर्क लिखा है, कोई लाइन बोली है, तो वो भी पढ़ना है। तो यहाँ पर ये शैली के वर्क पे ही लिखा है, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है शैलीज स्काईलार्क। ठीक, सैलीज स्काईलार्क लिखा गया है। ठीक है, सैलीज स्काईलार्क लिखा गया है। तो ये किसने लिखा है? ये आपके थॉमस
हार्डी ने लिखा है, राइट। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखोगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे और आपको देनी थी जो कि मैंने दे दी है। अब फटाफट से हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द पोएट एड्रेसिंग इन टू अ स्काईलार्क। स्काईलार्क में जो हमारा पोएट है वो किस चीज को एड्रेस कर रहा है? क्या जो लार्क है वो केज में है वो बता रहा है, या फिर एक नाइटेंगल के बारे में बता रहा है, या एक फॉल्कन ऑन क्लिफ के बारे में दिखा रहा है? जी नहीं, ऑब्वियसली वो स्काईलार्क को उड़ते हुए, फ्लाइंग इन द स्काई, यानी आसमान में उड़ते हुए और गाते हुए उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो जो दूसरा है आपका क्वेश्चन वो देखिए, व्हाट डज द स्काईलार्क सिंबलाइज इन पोएम। पोएम में जो स्काईलार्क है वो क्या सिंबलाइज कर रही है? क्या वो वॉर को या डेथ को या फिर सैडनेस को दिखा रही है? तो ऑब्वियसली नॉट, वो क्या है, वो एक आइडियल अनबाउंडेड जॉय एंड इंस्पिरेशन को दिखाती है, क्योंकि वो जो स्काईलार्क है वो हमेशा खुश रहती है, खुश रहते हुए गाती और चहचहाती रहती है। तो पोएट भी आपके उससे जो खुशी है उसका राज जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि ऑब्वियसली उसके माइंड में चलता क्या है उन चीजों को। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज द स्काईलार्क सॉन्ग डिस्क्राइब्ड। जो स्काईलार्क का सॉन्ग है वो क्या डिस्क्राइब करता है? तो वो जॉय एंड स्पॉन्टेनियस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और इसी के बारे में तो पूरी उन्होंने पोम लिख डाली है। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड द लाइन हेल टू दी ब्लीथ स्पिरिट। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है ये मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, डायरेक्टली एड्रेस किया गया है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द फ्रेज ब्लिथ स्पिरिट implies that the skylark is, स्काईलार्क क्या है, ये जो ब्लिथ स्पिरिट है इसका मीनिंग क्या है, ये क्या बताता है? तो क्या वो फिजिकली वीक है, या फिर घोस्ट है, या डिवाइन क्रिएचर है? तो जी नहीं, वो क्या है, फुल ऑफ जॉय है, खुशियों से भरी हुई है, एंड नॉट बाउंड टू द अर्थ, और वो पृथ्वी पर रहने के लिए, बंधे रहने के लिए नहीं बनी हुई है, वो आसमान में उड़ने के लिए, खुशी खुशी गाने के लिए बनी हुई है। तो इस चीज को वो क्या करते हैं, इस फ्रेज के माध्यम से बताते हैं। What is the central theme to स्काईलार्क। स्काईलार्क की सेंट्रल थीम क्या है? ये किस तरह से एकदम गड़बड़ गड़बड़ सा हो चुका है। तो फिलहाल देखिए, ये आपका ऑप्शन ए है, नेचर वर्सेस इंडस्ट्री। क्या वो नेचर और इंडस्ट्री को दिखाता है? या फिर ये आपका ऑप्शन बी है, ये क्या नेचर वर्सेस परफेक्शन को दिखाता है? या फिर जो ऑप्शन आपका क्या हो गया है, बी सी क्या हो गया, एक्चुअली नहीं, बी ये है, ठीक है, ह्यूमन लिमिटेशन वर्सेस ह्यूमन परफेक्शन को दिखाता है। या फिर आपका ऑप्शन सी वॉर एंड पीस को दिखाता है, टाइम एंड मॉर्टैलिटी को दिखाता है। तो ऑब्वियसली वो ह्यूमंस की क्या लिमिटेशन है, एंड नेचर जो है परफेक्शन को दिखाता है। स्काईलार्क के माध्यम से बताता है कि तुम जितना उड़ सकती हो, खुश रह सकती हो, जिस तरह से तुम्हारी लाइफ है, हम उस तरह से नहीं है। हम ह्यूमंस बहुत ज्यादा बधे हुए हैं, कभी फ्यूचर कभी पास्ट, इस तरह से जो है वो जकड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है वो नस्वर हैं। चलिए, तो फिर ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर देखिए, Shelley compares the skylark's voice to all of following except, किसकी वॉइस से कंपेयर करता है? तो हाईबॉर्न ऑफ मैडन इन टावर बिल्कुल कंपेयर करता है, अग्लो वॉर्म से कंपेयर करता है, जुगनू से, अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट्स, हाँ एक पोएट जो अपने ख्यालों में खोया रहता है उससे कंपेयर करता है, लेकिन वो अ गोल्डन स्ट्रिंग से कंपेयर नहीं करता है। तो आप ध्यान रखोगे। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो कोई बच्चा अगर सिर्फ समरी पढ़ के चला गया है, या फिर आप समझ लीजिए ऊपर ऊपर चीजें पढ़ के चला गया, तो इस क्वेश्चन को कभी भी वो नहीं सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि अगर वो पूरी टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ेगा तभी उसे पता चलेगा कि इन सारी चीजों से वहां पर कंपेरिजन है, सिवाय इस चीज के बारे में बात नहीं की गई है। इसीलिए आपको कोई भी चीज बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, What emotion does Shelley long to learn from Skylark? स्काईलार्क से वो कौन सा इमोशन सीखते हैं? वो खुश रहने का इमोशन सीखते हैं, और वो कहते भी हैं कि तुम मुझे सिखाओगे तुम इतना खुश कैसे रहती हो, क्या तुम्हारे विचारों में चलता है, क्या तुम्हारे दिमाग में है, क्या तुम सोचती हो। Why does Shelley envy the Skylark? तो यहाँ पर भी आप काट लीजिएगा, ये सी ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि इट एक्सपीरियंसेस प्योर untainted joy. It experiences pure and untainted joy. ये दिखाना चाहते हैं कि वो किस तरह से प्योरिटी से भरी हुई है, प्योर है, और कितनी खुश रहती है, untainted joy, ठीक। नेक्स्ट देखिए, our sweetest songs are those that tell of saddest thought is an example of। तो ये ऑब्वियसली किसका, पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। अभी जस्ट मैंने आपको जब पढ़ाया है तो बताया है कि किस तरह से ये पैराडॉक्स है, क्योंकि एक तरफ तो स्वीटेस्ट सॉन्ग बोल रहे हैं, दूसरी तरफ सैडेस्ट थॉट बोल रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल, और इसमें क्या ट्रुथ है ये अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
अब आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू पोम ह्यूमन जॉय इज ऑफन मिक्स्ड विथ, किससे घिरा हुआ है जो ह्यूमन इमोशन है, ह्यूमन जॉय है, तो वो किससे, सौरों से यानी दुखों से घिरा हुआ है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिमिली यूज टू डिस्क्राइब द स्काईलार्क, इसमें कौन सा जो है वो जो है सिमिली का यूज नहीं किया है। यहाँ पर लाइक ये लाइक ये लाइक ये सब कहा गया है, लेकिन लाइक अ माउंटेन का यूज नहीं किया गया है, तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। द स्काईलार्क इज कॉन्ट्रास्टेड विथ, किससे उसका कंट्रास्ट दिखाया गया है, तो ह्यूमन बीइंग से दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ डज शेली डिस्क्राइब द स्काईलार्क्स फ्लाइट, ये कट कर लीजिएगा, कभी कभी टाइपो एरर हो जाती है ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, लेजी एंड एमलेस। ऑप्शंस आप पढ़ो, क्यों मेरा मुंह सूख रहा है तो मैं नहीं पढ़ने वाली, मैं सिर्फ राइट आंसर ही आपको बताऊंगी। तो राइट आंसर है आपका हाई एंड अनट्रेसेबल। ठीक, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द स्काईलार्क कॉल्ड इन द पोएम, क्या उसे बोला गया है, तो उसे स्पिरिट ऑफ जॉय बोला गया है, यानी कि हमेशा वो खुश रहती है, खुश रहने वाली स्पिरिट है, ये कहकर उसको संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोम टू अ स्काईलार्क इज प्राइमरली कंपोज्ड इन, किसमें लिखा गया है, तो ये आपका ओड फॉर्म में लिखा गया है। अगर आपको इसका पूरा टाइटल भी याद है तो भी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। इसका पूरा टाइटल है ओड टू अ स्काईलार्क, इसीलिए हमें हमेशा पूरा टाइटल पता होना चाहिए अपने वर्क का, तो कई बार क्वेश्चन वहीं से जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अगला देखिए, शैली विशेष टू, शैली क्या विश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सीक्रेट जानना चाह रहे हैं भाई। बहुत उन्होंने पूछा कि स्काईलार्क तो मुझे अपना सीक्रेट बताओगे, तुम इतनी खुश रहती क्यों हो, क्या राज है तुम्हारे खुश रहने का, तो यही वो विश कर रहे हैं, यही वो जानना चाहते हैं। व्हाट नेचुरल एलिमेंट इज नॉट मेंशन्ड एज अ कंपैरिजन टू द स्काईलार्क, स्काईलार्क का कंपेरिजन करते हुए किसका यूज नहीं किया गया है। ठीक, तो मूनलाइट का, क्लाउड ऑफ फायर का एंड मून बीम्स का यूज किया गया है। रेनबो का यूज तो किया गया है, आई थिंक यहाँ पर मून बीम्स का यूज नहीं किया गया है। एक मिनट, कंपैरिजन रेनबो से शायद मुझे टेक्स्ट देखना पड़ेगा, मुझे टेक्स्ट याद नहीं है, आप देख लेना। वैसे मैंने वहाँ पे पूरा समझाया है, पूरा अच्छे से बताया है कि रेनबो से क्या किया गया है, तो आप देख लेना रेनबो से कंपैरिजन किया गया है कि मून बीम से कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, मुझे लगता है सही है, इसमें मून बीम से कंपैरिजन किया गया है ऑब्वियसली, क्योंकि जो दिखाया गया था कि जो जब रात होती है तो किस तरीके से मून जो है वो अपनी लाइट पूरी दिखाता है और रहता है उसकी प्रेजेंस, लेकिन फिर दिखती नहीं है, वहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन रेनबो से क्या किया गया है, शायद कंपैरिजन नहीं है, रेनबो को किसी और चीज़ के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। मैं एग्जैक्टली जो है वो रिमेंबर नहीं कर पा रही हूँ, तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर प्लीज़ 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 चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी जो है वो क्लिक नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, हाउ डज स्काईलार्क प्रिसाइज ह्यूमन इमोशन कंपेयर टू स्काईलार्क इंफीरियर एंड मिक्स्ड विथ सोरो, तो ह्यूमन इमोशन कैसा है भैया, ह्यूमन इमोशन जो है वो इस तरीके का है, और स्काईलार्क क्या है, वो बिल्कुल खुश है, चहचहाती रहती है हमेशा। नेक्स्ट है, व्हाट डज शैली होप टू अचीव इफ ही लर्न्स फ्रॉम स्काईलार्क, अगर वो स्काईलार्क से खुशी सीख लेते हैं, ये इमोशन सीख लेते हैं, तो वो क्या कर पाएंगे, तो वो कर पाएंगे राइट पोएट्री दैट मूव्स द वर्ल्ड, वो एक ऐसी पोएट्री, वो एक ऐसा वर्क लिख पाएंगे जिसे सारी दुनिया पढ़ पाएगी। तो ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा वर्क लिख दिया है, वो जो चाहते थे वो हो गया है, अमर हो गई है उनकी पोएट्री, और अभी तक भी हम क्या पढ़ रहे हैं। लास्ट हमारी स्लाइड है, इसको देखिए। और गाइस, अगर लाइक नहीं किया यार, तो सच में अगर आप लाइक नहीं करोगे ना तो लिटरली आपको पाप लगेगा कि इतनी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, क्रिएट करने में, बोलते बोलते मतलब हालत खराब हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो फिर बेकार ही है, तो पाप तो पक्का आपको लगने ही वाला है। तो देख लो, कर दिया करो लाइक, बाकी आपके जो इमोशंस हैं उस पर मैं छोड़ती हूँ। ठीक है, हाउ डज शैली यूज इमेजरी and literary device to स्काईलार्क टू इनहेंस पोम्स इमोशंस एंड एस्थेटिक अपील, किस तरीके से वो यूज़ करते हैं। वैसे तो मैंने इसको पढ़ा ही दिया है आपको, अभी जब फिगर ऑफ स्पीच बताई थी ना, लिटरेरी डिवाइस बताई थी, तो किस तरह से उन्होंने इमेजरी और लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया है बता दिया है। लेकिन फिर भी आप फटाफट देख लीजिए, नहीं आप कहोगे कि स्किप कर दिया।
तो सैली यूजेस रिच इमेजरी एंड वेरिएंट ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। तो उन्होंने ऑब्वियसली जो है वो क्या किया है, लिटरेरी डिवाइसेस और इमेजरी का यूज़ किया है टू अपलिफ्ट एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर को अपलिफ्ट करने के लिए, उसे बहुत ही विविड, बहुत ही रिच दिखाने के लिए। ही डिस्क्राइब द स्काईलार्क्स यूजिंग सिमिली, जैसे उन्होंने बहुत सारी सिमिलीज का यूज़ किया है, स्टार से कंपेरिजन किया है, ग्लो वॉर्म से कंपेरिजन किया है, ठीक, एंड कंपेयरिंग इट्स अनसीन फ्लाइट एंड सॉन्ग टू ब्यूटीफुल मिस्टीरियस एलिमेंट। तो उसके सॉन्ग के मिस्टीरियस एलिमेंट को और उसकी अनसीन प्रेजेंस को दिखाने के लिए किसका, इन सारी चीज़ों का उन्होंने क्या किया है, यूज़ किया है, सिमिली से क्या है, कंपैरिजन क्या है। पर्सोनिफिकेशन का भी उन्होंने यूज़ किया है। पर्सोनिफिकेशन इज एविडेंट एज अ बर्ड इज कॉल्ड ब्लिथ स्पिरिट, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया गया है, वहाँ पर जो स्काईलार्क है उसको पर्सोनिफाई किया गया, तो उन्होंने इस तरह से उसको फिजिकल क्रिएचर जो है वो जो है कहा है कि वो फिजिकल क्रिएचर से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने उसको ब्लिथ स्पिरिट बुलाया है, पर्सोनिफाई किया है। सनी यूजेस एपॉस्ट्रोफी बाय डायरेक्ट एड्रेसिंग टू द बर्ड्स क्रिएटिंग इंटीमेसी। तो उन्होंने क्या है किया है, इस बर्ड को क्या किया है, डायरेक्टली एड्रेस किया है। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज होगी, ऑब्वियसली कौन सी यूज होगी, एपॉस्ट्रोफी का भी उन्होंने यूज किया है। देन देखिए, द टोन इज एडमायरिंग द रिवरेंट filled with longing. Through metaphor and comparison to nature, art and emotions, Sally built the skylark into a symbol of divine beauty, unfiltered joy, and making the poem both emotionally resonant and aesthetically powerful. तो उन्होंने इन सारी चीज़ों का यूज़ करके, ठीक, सिम्बल्स का यूज़ करके, नेचर का, इमोशंस का, आर्ट का, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने जो है सिम्बलाइज किया है कि किस तरह से स्काईलार्क की ब्यूटी को, किस तरह से उसका जो है अनफिल्टर्ड जो जॉय है, किस तरह से वो जो है वो एस्थेटिकली पावरफुल है। तो इसको दिखाने के लिए उन्होंने इतने सारे फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ किया है ताकि वो अपनी पोम को जो है वो बहुत ही रिच बना सकें, एक विविड और अपलिफ्टेड एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा सकें। तो ये था आपका पूरा, ये देखिए मैंने हिंदी में भी दे दिया है। वो बच्चे जो थोड़े से वीक हैं तो उनके लिए भी मैं ध्यान रख के चलती हूँ, और ऐसे बच्चों को तो ऑब्वियसली लाइक करना चाहिए यार, क्योंकि इतना एफर्ट तो लिटरली आप खुद जाकर पेड बैचेस लेकर देख लो। मैं कह रही हूँ, मैं किसी भी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, हर टीचर अपने एंड से बेस्ट करता है, लेकिन मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि देखिए मैं इतनी कोशिश करूँ आपके लिए, हर उस बच्चे को लेकर चल रही हूँ जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। तो लास्ट में मैं करती हूँ आपका बहुत ही प्यारे स्माइली फेस के साथ थैंक्स। तो ये सारी जो बातें मैं बोलती हूँ ना कि आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये उन लोगों के लिए है जो नहीं करते हैं। बस ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो रियली अप्रिशिएट करते हैं, जो कमेंट करते हैं, जो बताते हैं कि मेरा एफर्ट कितना अच्छा है। तो उनके लिए मेरा ना इतना बड़ा वाला स्माइली फेस, ये देखो, थैंक यू सो मच। आपको देखिए मेरा कितना प्यारा सा स्माइली फेस है ना, तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को दिल से शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलूंगी बहुत अच्छी सी फिर से कोई नेक्स्ट वर्क के साथ। तब तक अपनों का, अपने समाज का ख्याल रखिए, कुछ ऐसा मत करिए किसी को कष्ट पहुंचा सके। कोशिश कीजिए कि जिंदगी में आप द वर्ड को सीखें। जिंदगी में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक गाइस द और दूसरा ल। क्या है, एक कुछ पर्सन होते हैं जिन्हें लेना 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 पसंद होता है कि हम किसी से कितना लूट लें, कितना ले लें, देने के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं आता। एक पर्सन होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे दिए जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, ठीक। तो कोशिश कीजिए कि आपका हाथ जो है वो फैले नहीं, बल्कि नीचे की तरफ झुका हुआ रहे, यानी कि आप हमेशा देने वाली मुद्रा में रहिए। क्योंकि कितना भी हो, लेने की जो खुशी होती है उससे कहीं ज़्यादा देने की खुशी होती है। कभी देकर फील कीजिए कि वो खुशी कितनी प्योर होती है, कितनी, मतलब उस खुशी को महसूस करने वाला ही सिर्फ उसको समझ सकता है, शायद उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच।